बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी और मैं हूँ आपके साथ अली आरिफ। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और आप सबको जुम्मा मुबारक। सीमल, कल मेरा दिन बहुत कोई अच्छा नहीं था। उसकी वजह ये है कि मेरी एक जगह पर बहस हो गई। मगर उससे मैंने एक बहुत अच्छा सबक ये सीखा कि बहस करने के वक्त ज़रूर कर लें अगर आपको लगे कि करनी चाहिए, मगर ज़्यादातर अवॉइड करें। अवॉइड क्यों करें? क्योंकि होता क्या है कि उस बहस से कोई फायदा हो नहीं रहा होता और आपका वक्त जो है जाया होता है। शायद उस वक्त में आप कोई प्रोडक्टिव काम कर लें, लेकिन अवॉइड करें। एक चीज जो बड़ी जबरदस्त और मैंने बड़ी मुश्किल से सीखी, लेकिन सीख ली कि until there is a logic in that argument, आप करते रहें और अगर आपको लग रहा है कि आप गलत हैं तो कन्फेस भी कर लें, लेकिन इफ यू हैव अ लॉजिक देन वॉक आउट ऑफ दैट कन्वर्सेशन। अगर आप अगले बंदे को नहीं समझा सबसे पहले अपने जहन में ये सोचें कि ठीक है आप ये सारी बहस तो कर लेंगे, लेकिन इसके बाद क्या आउटकम क्या होगा? तो जब आप वो सोच लेंगे ना, उसके बाद शायद आप सोचेंगे तो ये आपको मेरे से बहस करने से पहले सोचना चाहिए था। आइंदा आपने मेरे से बहस नहीं करनी है। ये तो हमारी हंसी मजाक चलती रहती है। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी हम एक दूसरे पे फौरन कह रहे थे ये ऐसे नहीं करना, ये वैसे करना, ये इस तरह से करना। तो ये सारे सिलसिले तो चलते रहते हैं, लेकिन कोरोना की सिचुएशन क्या है आज के प्रोग्राम में वो भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ पॉलिटिकल सिनेरियोस क्या चल रहे हैं। सेनेट इंतखाबात में तैयारियां तो तेज कर दी गई हैं, लेकिन वहीं पर पीडीएम की स्टैंडिंग क्या है? पीपल्स पार्टी थोड़ा मंजर आम से गायब नजर आ रही है, खासतौर पर बिलावल भुट्टो, जो कि ऑब्वियसली अपनी बहन की शादी में वो मसरूफ है और शादी के बाद ही उनकी कुछ रिएक्शंस, कुछ बयानात सामने आएंगे। बिल्कुल वो सामने आएंगे। अभी जाहिर है मसरूफियत है, मगर जो बयानात अभी सामने आ रहे हैं बहुत मज़ाक़ा खेज है। जब कहा जाता है कि अगर किसी करप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की जाती है, करप्शन इंडेक्स के बारे में बताया जाता है, तो वो पता नहीं जो पिछली हुकूमतें गई हैं उनकी रिपोर्ट कंपाइल करके वो दे देते हैं। इतनी मज़ाक़ा खेज चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ती जा रही हैं तब्दीली को लेकर। वो क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा था कि चले ज़्यादा बेहतरी ना हो, कुछ चीज़ें बेहतर हो, मगर बेहतर होने की बजाय जो चीजें हैं वो खराब होती जा रही है। इस पर हम शो में आज बात करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के ऊपर भी, करप्शन इंडेक्स के ऊपर भी, अकाउंटेबिलिटी की भी बात करेंगे, जिसका सबसे ज्यादा नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया था। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। मुल्क में कोरोना मजीद 46 अफराद की जान ले गया। वायरस से अमवात की तादाद 11,560 हो गई। 1,644 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान की करप्शन रेटिंग 120 से बढ़कर 124 हो गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एहतसाब के दावों की कलई खोल दी। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ने लगे, शहरी दिन दिहाड़े लुटने लगे, इंतजामिया और पुलिस की बेबसी। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज के खुलासे पर, और जो मुजाहिका के इस बयानात का आप जिक्र कर रहे थे उसमें कुछ सीरियस बयानात भी थे, तो वो आपको दिखाते हैं। इमरान खान पहले वजीर आजम है जो कहते हैं कि जमीर फरोशी की बजाय ओपन वोटिंग कर दी जाए। सेनेट का इलेक्शन आपको पता ही है इनडायरेक्ट होता है, उसको ओपन वोट होना चाहिए, जिसके लिए इस्तेलाह शो ऑफ हैंड की, और आइडेंटिफाइबल का मतलब यह है कि काबिल शनाख्त वोट होना चाहिए। पीटीए का स्टैंड बड़ा क्लियर है, जिससे अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। यानी आप इस पर तो पाकिस्तान को उन सियासतदानों की जरूरत है जो अपनी किश्तियां जला के आए, बाई इलेक्शन में हिस्सा भी ना लें। इवन देन सेनेट का इलेक्शन नहीं होता, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन के 5 जाते हैं। 4 सूबाई असम्बलियाँ हैं, उसके इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं, और 6ठी सूबाई कौमी असम्बली या 5वीं। तो ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट नहीं। और देखें, बात यह है कि हमने आइन और कानून की बात की है, जो इलेक्शन कमीशन समझता है, ये हमारा व्यू है, कमेंट्स हैं, कोई और डिसएग्री भी कर सकता है। जहाँ तक शफाफियत की बात है तो उस पर हमने कमेंट नहीं किया। हमने कहा है कि ये इसके लिए ओपन हो या ओपन ना हो, इलेक्शन कमीशन का ये इशू नहीं है, लेकिन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट शाया हुई है, जिसने एक बार फिर पीटीआई के जो शफाफियत के, मेरिट के, ईमानदारी के दावे थे
तो जी सियासी मंजरनामे का अहवाल जो है वो तफसील से यकीनन शामिल करेंगे, मगर उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ कोरोना वायरस के हवाले से। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शरह जो है वो बढ़ रही है। किस इलाके में बढ़ रही है उसका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है, किस शहर में बढ़ रही है। कराची की अगर बात की जाए तो यहाँ पर शरह जो है मस्बत केसेस की सबसे ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, और सेकेंड वेव में मुसलसल सबसे ज्यादा शरह जो है वो कराची में, और गुज़श्ता 24 घंटों में ये 13.18 रही। और सेकेंड वेव में ही हमने ये भी नोटिस किया था, ये ऑलमोस्ट अली 19% पर चली गई थी। और ये टोटल जितने केस टेस्ट किए जाते हैं कराची में, उसमें से जो पॉजिटिव रेशो आती है उसकी एवरेज निकाल जाती है। कम तरीन शरह जो है वो गिलगित बल्तिस्तान, बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान हैव बीन सेफ इन द फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव इन अ वे कि बाकी सारे इलाकों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा टेस्ट और केसेस जो है वो। और बल्कि जब यहाँ पे सारे जलसे जुलूस किए जा रहे थे हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, तब ये बड़ा खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि एक इलाका अगर बचा हुआ है, लोग सेफ है वहां पर, तो वहां पर ये सब कुछ करके कोरोना मत फैलाया जाए। बहरहाल अब दीगर अगर आपको इलाकों का अहवाल बताएं तो आपको ये भी बताते चलें कि मुल्क में मस्बत कोरोना केसेस की जो मजमूई तौर पर शरह है, जो एवरेज है वो 4.68% पर आ गई है, जबकि कोरोना के 2147 मरीजों की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है, जिनमें से अक्सर वेंटिलेटर पर हैं। एनसीओसी के मुताबिक आपको बताते चले कि कोरोना केसेस की बुलंद तरीन शरह कराची में है इस वक्त, जो कि हमने पहले भी आपको बताया। सिंध में 7.97%, हैदराबाद में मस्बत कोरोना केसेस की शरह जो है वो 3.89% तक हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने बताया कि इस्लामाबाद में मस्बत कोरोना केसेस की जो शरह है वो 1.8 है, जबकि पंजाब में ये शरह 3.85 है, रावलपिंडी में 2.44, जबकि लाहौर में 5.46 है। फैसलाबाद में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.83, मुल्तान में 1.49, गुजरांवाला में 1.79, भावलपुर में 5.37 है। और खैबर पख्तूनख्वा का अगर जिक्र करें तो वहां पर कोरोना केसेस की शरह जो है वो 3.38% रही है। सो ये तमाम सिनेरियोज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अली एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गुज़श्ता 24 घंटों में जो ओवरऑल पूरे के पूरे मुल्क में कोरोना पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 1644 हैं, और इसके साथ साथ जो अमवात हैं वो 46 हुई हैं। अमवात की रेशो फ्लक्चुएट करती रहती है। हमने ये भी देखा कि इन्हीं दिनों में इसी हफ्ते के दौरान 76-74 तक भी चली गई थी, अब 46 आ गई है, लेकिन केसेस जो है वो इसी पर वेरी कर रहे हैं, 1500 से 1900 केसेस इसी के दरमियान वेरी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो हमें एहतियात होती नजर आनी चाहिए, उस तरह से एहतियात नजर नहीं आ रही है। रोजाना डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं, कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं हजारों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर, लेकिन उसके बावजूद स्मार्ट लॉकडाउन इज वेरी स्मार्ट। बिल्कुल, स्मार्ट लॉकडाउन इज वेरी स्मार्ट। अली हैव बीन सेइंग दिस सिंस डे 1, और मुझे लगता है काफी नाराज है वो गवर्नमेंट से स्मार्ट लॉकडाउन लोगों से भी। लेकिन अली फिर इसके बावजूद भी अगर हम कंपैरिजन करें सिर्फ इस खित्ते में ही, तो पाकिस्तान में कोरोना केसेस की रेशो जो है अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है, बाकी हमने जितनी लापरवाही की है हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्योंकि सिमल अगर हम बिल्कुल अपनी नेबरिंग कंट्री को, जहाँ पे एनवायरमेंट सेम है, सब कुछ सेम है, वहां पर जो पहले कहा जाता था जी इम्यून सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है, हम रोड़े पत्थर खा के बड़े हुए हैं, लेकिन हमारे नेबरिंग कंट्री में भी कोई हालात यही है, लेकिन वहाँ पे कोरोना के हालात तो रीजन सिर्फ एक ही है हमारे पास कि अल्लाह ताला का करम है कि हम बचे हुए हैं। इस पर हम बात करेंगे। जनरल फिजिशियन डॉक्टर सोमिया इक्तदार हमारे साथ मौजूद हैं, कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर साहिबा। आपकी आवाज़ अगर हमारे टेक्निकल वाले हम तक पहुंचा दें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी डॉक्टर साहिबा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा, कोरोना की सिचुएशन क्या देख रही हैं आप हॉस्पिटल्स में, या ओवरऑल रेशो कम हुई है? सेकेंड वेव में 7+ चली गई थी, बट नाउ वी आर एट 4, और फ्लक्चुएट भी 4 और 3 के अराउंड ही कर रही है। ऐसे ही है सीमल, थोड़ी सी बेहतरी तो फिगर्स में देखी गई है, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन का रेट है वो अभी भी ज्यादा है। और हमारे पास अभी, अगर मैं मेयो हॉस्पिटल में जैसे काम करती हूँ, तो 160 पेशेंट्स कल के दिन में एडमिटेड थे। असल में जो नंबर ऑफ पेशेंट्स डेली आपको शो होते हैं वो तो न्यू एडमिशंस शो हो रहते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स जो पिछले 4-5 दिन से दाखिल हैं, जाहिर है दे टेक अबाउट 7 to 10 days टू रिकवर, तो वो भी हॉस्पिटल पे एक बर्डन होता है, और वो डिपिक्ट जो है वो उसी तरह हो रहे हैं जैसे पिछले 2-3 वीक्स में थे, उनमें कोई खातिर खा कमी नहीं देखी गई। अगर मैं थोड़ी सी सीरियसनेस ऑफ डिजीज की बात, सारे लोग कर रहे हैं कि शायद ज्यादा सीवियर इलनेस आ रही है, तो उसकी बात करूं तो अगर हम 100 केसेस से लें तो तकरीबन 45% वो पेशेंट्स हैं जो स्टेबल हैं,
और 30 के करीब ऐसे पेशेंट्स हैं जो आपके ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, और 20 के करीब 20% के करीब पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फिगर्स तो अभी भी हॉस्पिटलाइजेशन के लिहाज से अलार्मिंग है और हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पता है जो माइल्ड डिजीज़ के होते हैं, या तो वो अननोटिस चले जाते हैं बिकॉज वो अपना टेस्ट नहीं कराते, या फिर वो ऐसी डिजीज़ को घर पे ही ट्रीट कर लेते हैं, सेल्फ आइसोलेट, होम आइसोलेशन अडॉप्ट करते हैं, तो वो रिपोर्ट नहीं होते हैं। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की रेट की बात करें तो मेयो हॉस्पिटल इज द बिगेस्ट सेंटर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी उसको लुक आफ्टर कर रही है, और उसमें जो डेली एडमिशंस है वो हमारे पास तकरीबन 25-26 एडमिशंस पर डे होते हैं। सो सिचुएशन अभी भी ऐसी नहीं है जैसे हम कहें कि वी आर सेफ, अब हम सेफ जोन में हैं। सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल ही है और हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, यानी अभी भी बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। डॉक्टर सोमिया, ये बताइएगा, जो कहा जा रहा था कि बरतानिया का म्यूटेटेड वायरस जो है कराची के बाद लाहौर भी पहुंचा है और काफी केसेस उसके भी रिपोर्ट हुए, अब अगर रेशो देखी जाए तो आपके पास जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें कितनी तादाद इस नए वायरस की है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये स्प्रेड भी तेजी से करता है? देखिए, जो वायरसेस होते हैं वो म्यूटेट करते हैं और उनमें ड्रिफ्ट और शिफ्ट का मैकेनिज्म होता है, जिससे वो अपना जेनेटिक मेकअप थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं। इनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास जीन सीक्वेंसिंग का टूल होना चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि जो वायरस आपको इन्फेक्ट कर रहा है उसका जेनेटिक मटीरियल कैसा है और वो कौन सा वेरिएंट है। पाकिस्तान में अभी जो सिंध में केसेस रिपोर्ट हुए थे उनमें तो यूके वेरिएंट डिटेक्ट किया गया, लेकिन पंजाब में अभी जीन सीक्वेंसिंग अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं यूके से, उनमें कौन, अगर वो इन्फेक्ट हुए हैं तो उनमें कौन सा वेरिएंट है। सो ये सारी एजम्पशंस ही हैं कि यूके वेरिएंट पहुंच गया है। वी डू नॉट नो बिकॉज वी डोंट हैव दैट टूल कि जीन सीक्वेंसिंग करें। अलबत्ता हुकूमत पंजाब की तरफ से इसकी तरफ से कोशिश की गई है और विद इन नेक्स्ट 3-4 डेज हमारे पास जीन सीक्वेंसिंग के लिए मशीन आ जाएगी, जिसके बाद हम ये बता सकेंगे कि जो मटेरियल इस वेरिएंट का है क्या वो मैच करता है। यानी कि फॉर नाउ वी डोंट नो इट फॉर श्योर कि म्यूटेटेड वायरस जो बरतानिया वाला है वही यहाँ पर मौजूद है, तो ये अजम्पशंस हैं। डॉक्टर साहिबा, इसके साथ साथ कुछ अब जब वैक्सीन के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से जो टीम पूरी इसके ऊपर काम कर रही है कि अब वैक्सीन यहाँ पर आ जाएगी, और कुछ ट्रायल्स भी चल रहे हैं जिसमें करीबन 3 लाख के करीब हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन जितने भी सोल्जर्स हैं, उनमें फोर्सेस भी हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हेल्थ वर्कर्स सब शामिल हैं जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी। कुछ बताएंगे इस पर कि ये सिलसिला कब शुरू होगा, क्योंकि अब जनवरी खत्म हो गया, फरवरी शुरू होने वाला है और पहली खेप तो लगनी ही इन तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स को है। जी, इस पे जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको पता है इनिशिएटिव लिया गया है और नेगोशिएशन हो रही है कि एज सून एज पॉसिबल ये हमारी जो फर्स्ट लॉट है वैक्सीन की वो आ जाए और उसके बाद हम फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट कर सकें। होपफुली बाय मिड ऑफ फरवरी वी विल बी एबल टू गेट द फर्स्ट लॉट ऑफ वैक्सीन और फिर ये वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू होगा और उसके कुछ वीक्स के बाद आपके पास सेकेंड लॉट भी आ जाएगी, जिसमें हम फिर नेक्स्ट फेज के जो लोग हैं उनको कवर कर सकेंगे। असल में सीमल बात यह है, आपको पता है कि पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नंबर ऑफ केसेस कोविड के कम थे, तो वो ममालिक जो ज्यादा बैडली हिट हैं कोविड की वजह से फर्स्ट प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन उनको प्रोवाइड की गई और पाकिस्तान क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा सेफर जोन में था एज फार एज फिगर्स आर कंपेयर्ड, तो वो जरा डाउन द लिस्ट था प्रायोरिटी में। ऐसा ही होता है कि जहां जो ज्यादा कंट्रीज अफेक्टेड हैं उनको पहले जो है वो ऑफर किया जाता है और बाद में उन कंट्रीज की बारी आती है जिसमें फिगर्स उतने हाई नहीं है जितने ज्यादा कंट्रीज में है। सो इंशाल्लाह जल्द ही हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है कि एज सून एज पॉसिबल एंड विद इन 2-3 वीक्स होपफुली हमारे पास वैक्सीनेशन आ जाए। ठीक है डॉक्टर सोमिया, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जैसे पहले भी जिक्र किया, एक दफा फिर से बताइएगा कितने पेशेंट्स आपके पास कोरोना इफेक्टेड ऐसे आते हैं जिनको सांस का इशू हो चुका होता है और किस वक्त उनको आना चाहिए, कब सिम्टम्स ऐसे हों कि उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए? सांस की तकलीफ काफी देर बाद इसका पता चलता है, ये भी प्लीज बताइएगा। जी देखिए, जो कोविड-19 है उसमें सांस की तकलीफ होने की वजह से जो आपकी ऑक्सीजन की है और जब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है तो यूजुअली मरीजों को सांस तेजी से आना, सांस में दिक्कत महसूस होना, सांस बंद होने की
कोविड-19 में एक फिनोमेना है जिसे हम हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया ये होता है कि ऑलरेडी पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है, लेकिन पेशेंट को उस तरह से सांस की दिक्कत महसूस नहीं हो रही होती। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग जिन्हें बुखार बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, जिनमें कोई कोमॉर्बिड इलनेस है जैसे कि अस्थमा है या सांस की तकलीफ पहले है, या वो किसी अद्वियात पे हैं जैसे शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या फिर वो लोग जिनको सिविरिटी ऑफ इलनेस बहुत ज्यादा है, वो एक दफा इनिशियली अपना टेस्ट हॉस्पिटल में जाके दिखा के जरूर करा लें। दूसरी बात यह है कि जो पल्स ऑक्सीमीटर है, जो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, एक स्मॉल सी डिवाइस होती है जो आप यूं फिंगर पे लगाते हैं और वो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन को बताती है, वो जरूर घर में रखिए। वो आपको ये बता देता है कि आपकी ऑक्सीजन सेफ लेवल में है कि नहीं। 93% से अबव अगर आपका लेवल ऑक्सीजन का रह रहा है तो सेफ है, लेकिन अगर 93 या उससे बिलो है देन यू शुड बी इन हॉस्पिटल बिकॉज नीड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन ताकि आपके सांस की बेहतरी कर सके। सो एक तो पल्स ऑक्सीमीटर से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर मौजूद नहीं है तो इनिशियली एक दफा जाके हॉस्पिटल में जरूर दिखा लीजिए, ताकि अगर आपके कोई ब्लड टेस्ट होने हैं या आपका एक्सरे रिक्वायर्ड है, या मरीज को देख के डॉक्टर फैसला करते हैं कई दफा कि इन पेशेंट्स को अंडर ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल में रखने की जरूरत है या इन्हें होम आइसोलेशन अलाउ की जा सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, अब जरा ये भी कह दीजिएगा, ऑल्दो इट्स एन ओल्ड क्वेश्चन, ये बहुत पहले भी पूछा गया, लेकिन मैं ये समझती हूँ और ज़रूरी भी है ये कि हम बार बार एक चीज़ के बारे में बात करें ताकि लोगों को अवेयरनेस भी मिले और लोग उसको बिल्कुल रट लें अपने जहन में। कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो हमने इग्नोर नहीं करने? इनिशियली ऐसे, अब तो इतनी स्टडीज हो गई हैं कि ऐसे कौन से सिस्टम्स हैं जिस पर आपको शक हो जाना चाहिए कि आपको कोविड है, आप अपने आप को आइसोलेट कर लें या फौरन से जाकर टेस्ट कराएं? देखिए, आजकल के मौसम में तो सीमल, अगर कोई भी आपको बुखार जैसी कैफियत है तो फौरन सबसे पहले डॉक्टर से मशवरा कीजिए, बिकॉज ये पहले कहा जा रहा था कि ये सिर्फ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है, यानी खांसी, गला खराब, सांस में तकलीफ। लेकिन कोरोना वायरसेस पहले भी और अब इस कोविड-19 में भी हमने देखा कि हमारे मैदे के निज़ाम को भी मुतासर करते हैं। तो पेशेंट्स आपके पास डायरिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन या पेट में दर्द के साथ भी आ सकते हैं। इसके अलावा एक पेक्यूलियर सिम्टम्स जो पहले बहुत ज्यादा नहीं देखा गया था, वो रिसेंट कुछ स्टडीज में जाहिर हुआ, वो लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल है, यानी कि खुशबू और बदबू आने का एहसास कम हो जाता है और खाने का जायका ठीक नहीं आता। आप यकीन जानिए कि ये साइकोलॉजिकली आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट डालता है, बिकॉज मेरा सबसे पहला सिम्टम जब मैं कोविड पॉजिटिव रही हूँ ये था, मेरा टेस्ट और स्मेल चली गई थी। और आप यकीन जानिए कि फिजिकली तो आप डिस्टर्ब होते ही हैं, लेकिन आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आपको किसी चीज का कोई टेस्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही, बीट परफ्यूम, बीट स्मोक, कोई चीज आपको जो है वो इफेक्ट नहीं कर रही होती। आप स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट स्मेल की तरफ भी जाते हो कि शायद थोड़ी बहुत आ जाए, बट ऐसा लगता है नाक आपका बिल्कुल फारिग हो गया। बिल्कुल। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें आपको जरूर जो है वो पेशेंट्स को अपना टेस्ट भी कराना चाहिए और डॉक्टर्स को दिखाना भी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट छोटी सी बात जो मैं करना चाह रही थी, कोविड के मुतालिक जैसे जैसे नॉलेज हमारे सामने आ रहा है तो ये इवॉल्व कर रही है डिजीज, हमें भी नई चीजें पता चल रही हैं। जब हम मरीजों को देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं, कुछ जो इंटरनेशनल लिटरेचर में रिसर्च होती है उससे पता चलता है। तो पहले ये देखा गया कि ये शायद जैसे एक्यूट वायरल इलनेसेस होती हैं कि हफ्ते 10 दिन में ये बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन एक नई चीज जो इसके साथ आई वो इसे हम लॉन्ग कोविड सिंड्रोम कह रहे हैं या पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग हॉलर्स। उसमें ऐसा है कि मरीज जब सेहतयाब होके कई दफा घर भी चले जाते हैं, मेरे पास फॉलो अप पे बहुत सारे पेशेंट्स भी आए जिनमें आफ्टर फ्यू वीक्स भी उनके सिम्टम्स या तो परसिस्ट करते हैं, जैसे उन्हें थोड़ी सी हल्का सा बुखार जो है वो परसिस्टेंट लो ग्रेड रहता है, या जिस्म में बहुत थकन है, या उनका लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल वापस ही नहीं आ रहा, या उनको सांस की तकलीफ दोबारा होनी शुरू हो गई और वो जरा सा एक्सर्ट करते हैं तो उनका सांस फूलने लग जाता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की जो आपने बात की, तो ब्रेन फॉगिंग ये एक सिम्टम है जो कोविड के साथ देखा जा रहा है, जिसमें पुअर कंसंट्रेशन एबिलिटी है, लोग किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फॉगी रहते हैं और चीजें भूलने लग जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस है। इसके अलावा हमारे और भी बॉडी के सिस्टम्स को ये इफेक्ट कर रहा है, जिसमें हमारी नर्व्स हैं, हमारा ब्रेन है, लिवर है। सो अगर आपको कोविड की रिकवरी के बाद भी ऐसे कोई सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं या रिकर कर रहे हैं, दोबारा से इस तरह की कैफियत आ रही है, तो जरूर अपने मौलिद से राब्ता करें, ताकि अगर वो कोविड की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको अर्ली डिटेक्ट करके टाइमली सॉर्ट आउट किया जा सके। एक लास्टली मैं डॉक्टर सोमिया से चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि यकीनन बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं
जो लोग पाकिस्तान ट्रेवल कर रहे हैं, दूसरे ममालिक से पाकिस्तान आ रहे हैं, डॉक्टर सोमिया, कितने घंटे पहले का उनके जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो कितने घंटे पहले के होने चाहिए तो वो आ सकेंगे? एक तो ये प्लीज बताइएगा, और जो आपकी वेबसाइट है इस हवाले से जिस पर तमाम तर गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो भी प्लीज बता दीजिएगा। देखिए, जो आपके 48 आवर्स पहले आपको अपना कोविड का टेस्ट कराना चाहिए और उसके बाद ही एयरलाइंस जो हैं वो आपको ट्रैवल की इजाज़त देती हैं। आपने बोर्डिंग से पहले भी टेस्ट कराना है और जब आप बोर्ड करके किसी मुल्क में पहुंचते हैं, जैसे अगर आप पाकिस्तान फ्लाई कर रहे हैं तो एयरपोर्ट पे भी अब एंटीजन टेस्ट की फैसिलिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल की गई है, जिसमें डिटेक्ट हो जाता है कि पेशेंट ने ड्यूरिंग द ट्रैवल तो नहीं एक्वायर किया है। लेकिन अगर आपका टेस्ट नेगेटिव भी है तब भी तमाम ट्रैवलर्स को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम 1 हफ्ते के लिए अपने आप को जरूर क्वारंटाइन करें, क्योंकि आपको पता है कि डिजीज का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है और ऐसा नहीं होता कि डिजीज आज आपने कैच की और अगले कुछ घंटों में आपको बुखार और अलामात शुरू हो जाएंगी। इसका जो कुछ इंक्यूबेशन पीरियड है, it takes few days to manifest itself. So 1 week तकरीबन ऐसा टाइम है जिसमें अगर आपको सिम्टम्स आने हो तो आप सेफ डेवलप हो जाते हैं, और अगर आपको 1 वीक तक भी कोई सिम्टम्स नहीं आए तो आप थोड़ा सा सेफर जोन में चले जाते हैं। तो फिर भी मेल जोल जरा कम कीजिए। जब आप ट्रैवल करके आए हैं तो चांसेस होते हैं, क्योंकि आप एक्सपोज्ड होते हैं लोगों को और आप एक और कंट्री से आ रहे होते हैं, तो अपने आप को जरूर क्वारंटाइन कीजिए और मेल जोल में और क्राउडेड प्लेसेस में जाने से अवॉइड कीजिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और वेबसाइट covid.government.pk जो अवेलेबल है, जहां पर आपके तमाम के तमाम केसेस डेली बेसिस पर अपडेट भी हो रहे होते हैं और गाइडलाइंस भी हैं। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। गाइडलाइंस है जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग विद अस। और आपने कहा कि अगर आपके कुछ सिम्टम्स प्रसिस्ट करें तो आप अपने मौलिद से रब्ता करें, तो फिर आप वेट कीजिएगा, मैं आपको कॉल करूंगी और आपसे जरूर बात करूंगी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये इंटरनेशनल रिसर्चेज और स्टडीज भी हैं कि आपके जो सिम्टम्स हैं इवन कोविड क्लियर आने के बाद भी वो प्रसिस्ट करते हैं फॉर 4-5 वीक्स। तो मेरी स्मेल की जो सेंस है ना वो अभी तक कंप्लीटली नहीं आई। ये अच्छा, कुछ चीजों में इसका फायदा भी है। वो क्या चीजें हम ब्रेक में डिस्कस करेंगे, आप ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम यकीन कोरोना पे बात कर रहे थे कि एहतियात बहुत जरूरी है, और अब हम कुछ जिक्र कर लेते हैं जी। यकीन जो कल ज़ेरे बहस रहा मौजू और रिपोर्ट, एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, इंतजार था इसका, आपने शो में भी डिस्कस किया कि जी मैंने कहा था जी कि ये रिपोर्ट आनी है और देखते हैं कि ये कैसा तहलका मचाती है। और वाकई उस रिपोर्ट ने तहलका मचाया है, क्योंकि वो जो तमाम तर दावे थे, जो वादे थे, जो किए जा रहे थे कि हम इस चीज पर बहुत काबू पा रहे हैं, हम अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब, जो सबसे एक बड़ा नारा लगाया जाता है ना, जब आवाम कहती है कि हम आवाम के रिलीफ के लिए कुछ बात करें, हमें बताएं हमारे लिए क्या पॉलिसी बनाई जा रही है, हमें आगे किस तरीके से रिलीफ मिलेगा, कहां कहां पर रिलीफ मिलेगा। अभी ठीक है महंगाई है, मगर आगे जाके कब तक हालात बेहतर होंगे। मगर वुज़रा का जो सारा टाइम निकल जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, वो निकल जाता है एहतसाब पर। उसने ये किया था, उसने वो किया था, उस कैसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन उस एहतसाब का सारा जो कच्चा चट्टा है वो कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में सामने आ गया। अब वो अकाउंटेबिलिटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एहतसाब का जिक्र कर लें, करप्शन का जिक्र कर लें, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक चीज बहुत कंसिस्टेंट है। इस हुकूमत के बारे में कहा जाता है बहुत यूटर्न्स लेती है, बहुत सी चीजों से वापस जो पहले बयान था वो हो गया। एक चीज में ये लोग बहुत कंसिस्टेंट है, एक नहीं दो। एक तो इमरान खान साहब जब भी खिताब करते हैं या उनके वज़रा खिताब करते हैं, वो कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, वज़रा कहते हैं खान एनआरओ नहीं देगा। एक तो ये कंसिस्टेंसी है। दूसरी जो है कि कोई भी मसला आए, कोई भी इशू आए, पिछली हुकूमत ने पा दो। कल भी यही हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं, उस रिपोर्ट के बारे में मुआमनीन खसूसी और कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये 2017 के फिगर्स हैं और ये पिछली हुकूमतों की करप्शन है जो अब दे दी। यार इस इदारे को तो वैसे बंद कर देना चाहिए। अगर इतने पुराने फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा के चीजें रिपोर्ट करते हैं तो फिर ऐसी रिपोर्ट्स का फायदा तो कोई है नहीं। लेकिन अब सूरत हाल यकीनन यही है जी कि अब ये रिपोर्ट जारी की गई है और आपको बताते चलें कि जी पाकिस्तान में जो करप्शन है गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में यकीनन वो बढ़ी है और 180 मुल्कों की फहरिस्त जारी की गई थी, जिसमें पाकिस्तान का जो रैंक है वो 124वां है। इससे पहले अगर बात की जाए 2019 में जो रैंक था वो 120 था। यानी मजीद जो हालात हैं खराब हुए हैं, बेहतर होने चाहिए थे मगर खराब होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अली। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब।
जी जी, हम इस पर जी मजीद बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? हेलो जी जी सर, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी परफेक्ट सर, आवाज आ रही है। सर वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो हम आपसे यकीनन इसी रिपोर्ट पर बात करना चाहेंगे। आपने यकीनन कल भी तज्जिया दिया होगा, मगर हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी बताइए कि आपने इस रिपोर्ट से क्या समझा, क्या देखा, क्योंकि हुकूमती जो मुशीर है, वज़रा है, वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में इमरान खान साहब के आने के 90 दिन के बाद करप्शन तो सारी खत्म हो गई थी, और दूसरी बात यह है कि जो रिपोर्ट होती है एमनेस्टी इंटरनेशनल की, इनके तर्जुमानों को ये भी नहीं पता कि ये 1 साल की कारकर्दगी के बाद हर साल के एंड के ऊपर या हर साल के अगले के आगाज के ऊपर ये शाया होती है। लिहाजा इसमें किसी साबका हुकूमतों का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये करंट सिचुएशन और करंट फिगर्स के ऊपर मबनी होती है ये रिपोर्ट। पता नहीं किसको वो बेवकूफ बनाने चले हैं। उनके दावे जो है, जिस तरह पहले एक के बाद दूसरा दावा जो है वो वापस उनके मुंह पे आ रहा है, यही हाल करप्शन का है कि 7 दर्जे 2 साल के अंदर अगर करप्शन बढ़ गई है इस मुल्क में, तो ये इस कदर शर्मनाक सूरत हाल है जिसकी उन्हें यही नहीं समझ आ रही हुकूमत के तर्जुमानों को कि इसकी ओनरशिप कैसे दें। वही एक घटा हुआ तराना है कि भैया सब काम जो है वो पिछली हुकूमतों ने किया है। अभी तो हुकूमत बैठी है खुद, इसके चले जाने के बाद जिस किस्म की करप्शन की परतें खुलेंगी, लोग हैरान रह जाएंगे। ये सब कुछ इमरान खान साहब को भी बताया है इसलिए कि ये उनकी नाक के नीचे हो रहा है और इसमें कोई बाहर के माफियाज नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि माफियाज हमेशा हुकूमत की नाक के नीचे पलते हैं, क्योंकि उन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों को वायलेट करके करप्शन कर दिया। लेकिन बुखारी साहब कैसे? अब ये हुकूमत तो अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाती है, एहतसाब, करप्शन खत्म करनी है, सिस्टम डेवलप करना है, मुशीरों की तादाद और जितने तर्जुमान हैं, जितने वज़रा हैं, वो सब के सब लगे हुए हैं कि हमने, हमारा कप्तान करप्ट नहीं है और ना वो करप्शन होने देगा। आप कह रहे हैं हुकूमत की नाक के नीचे माफियाज पल रहे हैं। कल शहबाज गिल साहब ने कह दिया ये 2017 की रिपोर्ट है। शहबाज गिल साहब जो है उनका तो इस दौर से मेरा ख्याल है कोई कनेक्ट नहीं है। वो अभी तक पिछले 3 साल से पहले के दौर में फंसे हुए हैं और उससे बाहर आने पर आमादा नहीं है। हमने देखा था कि शहजाद अकबर साहब हर रोज 3-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बताते थे कि कितनी करप्शन हुई है, लेकिन जब से उनका नाम बराज शीट के साथ मुंसलिक हुआ है वो अब हमें नजर नहीं आते वो टीवी स्क्रीन के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि ये इमरान खान साहब के जो नारे और उनकी जो तर्जुमानों की फौज है, उनके जो तराने हम हर रोज सुनते थे, उसके पीछे कितनी गंभीर कहानियां छुपी हुई हैं, उसका इजहार आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गया है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ने जारी नहीं की है। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है और इसके फिगर के ऊपर हमेशा रिलाई किया जाता है। ये ऑथेंटिक फिगर होते हैं, हवा में कोई बात छोड़ी नहीं जाती है। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत और उसके जो तर्जुमान है उनको समझ नहीं आ रहा कि इसके ऊपर कैसे रिएक्ट किया जाए। जो कल से हमने सुना है, चाहे वो शहबाज गिल साहब है, चाहे वो फिरदौस आशिक अवान है, वो ये रटे रटाए तराने हम दोबारा सुन के तंग आ गए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ईद के बाद हर दूसरा दावा इस हुकूमत का, हर अहद इस हुकूमत का जो है वो टूट रहा है और उस पर किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं है। इमरान खान साहब इतने अजीम लीडर हैं कि वो कहते हैं कि यू टर्न लेना, अपनी बात से फिर जाना, ये बड़े लीडरों की निशानी होती है। तो फिर उसके बाद तो सिर्फ फातिया पड़ी जा सकती है। अच्छा सलीम बुखारी साहब, ये भी आप प्लीज बताइएगा कि रिपोर्ट एक तरफ, मगर आपका जो एनालिसिस है इसके ऊपर, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो करप्शन है वो इस कदर बढ़ रही है कि अब इंटरनेशनल इदारे भी जो हैं वो बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान में करप्शन कहीं और ही जा रही है? उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो सर्कल है उसमें बहुत कम लोग वो हैं जो बाकायदा वोट लेके मुंतखब होके आए हैं। गैर मुंतखब लोग हैं, इम्पोर्टेड लोग हैं। लिहाजा उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि इमरान खान साहब अगर अपने वादे पूरे नहीं कर पाएंगे या हमारी वजह से उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी करप्शन के हवाले से, तो वो बैग उठाएंगे अपने अपने यहाँ से चले जाएंगे और इमरान खान साहब जो है वो भी उनको तकते रह जाएंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब के सामने 2-3-4 ऐसे हवाले आ चुके हैं जिस पर अगर वो सख्त एक्शन लेते तो ये पता चलता
कि इमरान खान साहब जो है वाकईतन माशरे से करप्शन खत्म करना चाहते हैं। चीनी आटे की रिपोर्ट को ले लीजिए, पेट्रोल का क्राइसिस ले लीजिए, उसके बाद बिजली का क्राइसिस, हर रोज कीमतें बढ़ रही हैं। ये वही इमरान खान साहब हैं जो हमें बताते थे कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो हुक्मरान चोर हैं, जब बिजली और तेल की और गैस की कीमत बढ़ती है तो ये वजीर आजम की जेब में जाता है सब कुछ। अब ये सब कुछ सर ना याद कराएं, बुरा मान जाते हैं, ना याद कराएं, इतना वो बुरा मान जाते हैं। अली को बहुत दुख होता है। अली तो कन्फेस भी कर चुके हैं कि उन्होंने वोट दिया था 2018 में और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं वो हालात से। लेकिन बुखारी साहब ये कहिएगा कि अब इस पूरी रिपोर्ट का क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या सोचा जाएगा, रीथिंक किया जाएगा? क्योंकि असल मैटर तो वो करता है कि क्या आप अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करेंगे, कुछ सिचुएशन क्लियर करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अब तो तकरीबन 2.5 साल हो गए और अब ऑलमोस्ट इतना ही टाइम वापस रह गया है, कम टाइम रह गया अब। हाँ चलें, 3 होने को है, कम टाइम रह गया। पहली बात तो ये है कि अगर आपका ख्याल ये है कि इस सूरत हाल में कोई इनकलाबी तब्दीली होने जा रही है तो वो तो ऐसा नहीं होने जा रहा। दूसरी मुश्किल हुकूमत के लिए ये है कि पीडीएम की तहरीक चल रही है महंगाई को लेके, तो वो पहले से ही शोर मचा रहे हैं। लेकिन अब आपने देखा कि उनके जलसों में जो तकारीर हो रही है उसमें हुकूमत की करप्शन की बात भी बड़ी वाज़े और बड़े भरपूर अंदाज से होने लगी है। तो मैं समझता हूँ खान साहब के लिए काफी मुश्किल का वक्त जो है वो आ रहा है। ना उनसे परफॉर्मेंस हो रही है, ना उनकी गवर्नेंस है, ना उनसे करप्शन रुक रही है। ये 90 दिन में खत्म करने का जो दावा था इसके ऊपर तो वो बात भी करने पर आमादा नहीं है। इसलिए जो चोरों की बड़ी तादाद है खुद हुकूमत की नाक के नीचे बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं है। कोई रिपोर्ट अगर गलती से आ जाए, जिस तरह चीनी के बहरान की रिपोर्ट आई थी तो उसकी 5 धुलाइयां हो जाती हैं, वो ड्राई क्लीन हो जाती है और उसके बाद वो 7 मुख्तलिफ महकमों में तकसीम कर दी जाती है ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो फिजल आउट हो जाए। आप मुझे बताइए कोई बात कर रहा है अब उस कमीशन की रिपोर्ट की? बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। सही कह रहे हैं आप। कोई ना कोई नया इशू बन जाता है बुखारी साहब, फिर पुराने इश्यूज जो हैं वो साइडलाइन हो जाते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपने सही कहा कि करप्शन में ये बढ़ता हुआ रैंक जो है वो असल में कारकर्दगी दिखा रहा है इस पूरे सिस्टम की, इस गवर्नमेंट की। और आने वाले वक्त में अगर इसको कंट्रोल ना किया गया, बाकी चीज ना किया गया, तो सिचुएशन कुछ बेहतर नहीं होगी। और कल मैं एक मीम देख रही थी अली, ये जो 90 रोज का इन्होंने जिक्र किया, तो किसी ने पूरा एक कार्ड बनाया हुआ था जिसपे खान साहब की तस्वीर भी थी और उन्होंने कहा कि क्या बात करते हो, मैंने तो आखिरी 90 दिनों की बात की थी कि जब मेरी हुकूमत जाने लगेगी और आखिरी 90 दिन होंगे तब मैं ठीक करूंगा। लोग देख रहे हैं और बड़ी कड़ी नजर रखे हुए हैं कि वो आखिरी दिन भी हम देखेंगे कि वो कैसे होते हैं, क्योंकि अक्सर यही होता है कि हुकूमतें जो होती हैं वो आखिरी दिनों में परफॉर्म करती हैं, कुछ रिलीफ दे देती हैं, मसनूई तौर पर चीजें सस्ती कर देती हैं ताकि दोबारा से उनको वोट मिले। मगर हम ये आखिरी दिन, ये जो 90 दिन होंगे वो भी देख लेंगे। लेकिन एक बात बुखारी साहब ने जो कही कि वो जो चीनी स्कैंडल आया, बहुत जिस पे क्रेडिट लिया जा रहा था जी, देखें आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ जी कि देखें अपने ही लोगों के नाम हमने जी, जिस तरह से आपने भी कहा कि सामने आ गए। लेकिन क्या वो सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए था? क्योंकि उसके बाद हुआ क्या, अवाम तो ये जानना चाहती है। ठीक है, आप बड़ी रिपोर्ट आपने बनाई, बड़ी नाम सामने आए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये यकीनन एक सवालिया निशान है और पता नहीं कब लोगों को इसका जवाब मिलेगा। आने वाले दिनों में जब भी किसी हुकूमती मशीर से, तर्जुमान से या नुमाइंदे से बात की जाती है तो वो कहते हैं आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा। वो आने वाले दिन पता नहीं कब आएंगे। लेकिन फिलहाल जो थरथली मची थी व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप की पॉलिसी के ऊपर, और लोगों ने जो रिएक्शन दिया था, अब एक बार फिर से कल लोगों ने उसको अपनी मीम्स का हिस्सा बनाया। जी कल हुआ ये है कि आपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन के अंदर जाके जब स्टेटस की ऑप्शन खोली तो सबसे टॉप पर व्हाट्सएप का स्टेटस आ रहा था। सो एवरीबॉडी वाज सेइंग कि व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप ज्वाइन कर लिया, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लिया। और जी मार्क ज़करबर्ग, क्योंकि फेसबुक ने खरीद लिया हुआ व्हाट्सएप, तो उन्होंने कहा जी मार्क ज़करबर्ग ने हमें ऐड कर लिया, इसलिए हमें व्हाट्सएप का जो स्टेटस है ना कॉन्टेक्ट्स में वो नजर आना शुरू हो जाएगा। हो रहा है। वैसे मेरे पास अभी तक नहीं आया, तो मैं ये कहूंगा कि नाराज है, मुझे ब्लॉक किया होगा शायद। आपका कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा, कोई इशू तो नहीं है दोनों का? बहुत अच्छी बात है अगर मुझे नहीं देख रहे या मेरी चीजें, क्योंकि प्राइवेसी में बहुत सवाल उठ रहे थे जी कि लेकिन, और मीम्स तो बड़ी मजे की हैं, लेकिन इसकी वजह क्या थी वो भी थोड़ी सी आपको बता देते हैं ताकि लोगों को ना साथ साथ उनके साथ राब्ते में रहा जाए। हाँ, जिस तरह से अपडेट रखा जाए। हाँ, असल में जिस तरह से ये तमाम इंफॉर्मेशन आई थी कि आपकी प्राइवेट चैट्स, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो शायद अब फेसबुक और व्हाट्सएप देख सकेगा। एग्जैक्टली, सो दे हैड टू क्लैरिफाई कि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड है। मैं और अली जो बात कर रहे हैं वो दुनिया में और कोई नहीं देख सकता, ना ही उनके पास कोई ऐसी ऑप्शन है। सो अब उन्होंने ये कहा कि हम ये इंफॉर्मेशन जो हम अपने स्टेटस पर लगा रहे हैं, ट्विटर, फेसबुक वगैरह पर, हम ये व्हाट्सएप पर आपको स्टेटस में भी देंगे। तो दे जस्ट वांट टू टेक ओनरशिप ऑफ इट कि ये देखिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपकी चैट्स हम पढ़ लेंगे। एक बहुत मजे की भी इसमें थी जो भी गुजर गई है कि वो स्टेटस के ऊपर रिप्लाई करके लिखा हुआ था सेंड मी।
सेंड मी दिस वन। तो वो बड़ा एक मजे का था। खैर और ये देखिए, वाज अ गर्ल, तुमने जो समझना है समझ लो, ये भी सही है। बड़ी मतलब मजे की मीम्स। अच्छा, मीम्स मीम्स में तो हम खैर सबसे आगे हैं। हाँ। लेकिन अगेन उन्होंने बड़ा वैसे अच्छा तरीका उन्होंने यूटिलाइज बड़े अच्छे तरीके से इसको किया कि आपने कि कोई भी अगर मिस इन्फॉर्मेशन आपके बारे में फैलाई जा रही है तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि बजाय इसके आके आप ट्विटर पर आके अपने सार्फिन को समझा रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, न्यूज में आ रहे हैं, आप स्टेटस एक डालें आराम से, जिस तरह हम स्टेटस डालते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, स्टेटस डालते हैं। उन्होंने कहा ये हमने सबको सर्विस प्रोवाइड की है, हम यूज नहीं कर रहे। आई एम वरीड फॉर यू कि व्हाट्सएप ने मेरा नंबर तो ऐड कर लिया और मुझे उसका स्टेटस नजर आ रहा है, आपका नंबर ऐड नहीं किया, आपको स्टेटस नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं अली, आई थिंक आपको ना यू नीड टू गेट स्केयर्ड कि ये क्यों हो रहा है, आपको स्टेटस नजर क्यों नहीं आ रहा। फिर आप मेरे मोबाइल से कहोगे यार जरा चेक कराना व्हाट्सएप ने क्या स्टेटस। नहीं, हमें नहीं चाहिए जी ऐसा स्टेटस। और लेकिन ऑब्वियसली एक अपडेट आई है तो सबके फोन में आहिस्ता आहिस्ता, पहले वो एंड्रॉइड में आएगी, फिर iOS में आएगी, यानी एप्पल के फोन्स में आएगी, आईफोन्स में आएगी, तो वो साथ साथ सबका जैसे जैसे अपडेट होगा वो सबके पास वो स्टेटस शो होना शुरू हो जाएगा। तो जिनको नहीं हो रहा और जो परेशान हो रहे होंगे यार मेरे कॉल नहीं आ रहा है, जो ये सोच रहे हैं उनका भी आ जाएगा। हाँ। बिल्कुल सही। और जब अली का आएगा वो आपको बता देंगे। फिलहाल हमें एक ब्रेक की तरफ चलना है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं नाज़िर, दोबारा हाजिर होंगे। यानी इनबॉक्स कर व्हाट इज दिस ये लिखा हुआ था, आपके वाला ट्वीट चला दिया उन्होंने। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अक्सर हम शिकायत करते नजर आते हैं कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है, कहीं आप गिर जाएं तो वो पेन जो है वो अक्सर कहीं ना कभी प्रोलॉन्ग कर जाती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। फिर आप पेन किलर्स खाते हैं और फिर आराम नहीं आता। ये क्यों हो रहा होता है तो मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप। लेकिन कुछ सिटिंग पोस्चर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं इन तमाम पेन्स को और हम अपना लाइफस्टाइल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर रख सकते हैं। प्लीज बता दें बजाय इसके कि आप थकन में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये मसला हमारा भी है वैसे, क्योंकि हमें भी एक ही पोस्चर में काफी देर बैठे रहना पड़ता है और यकीनन इसकी वजह से होता क्या है, पेन निकल आती है कमर में, बैक में पेन निकल आती है। तो अब आप हल की तरफ जा रही थी तो मुझे प्लीज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिप्टोप्रैक्टर हैं और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, डॉक्टर अहमद ऐवान। और ये जो एक प्रैक्टिस है, एक ट्रीटमेंट है का तरीकेकार है जिससे आप अपनी तमाम बॉडी की पेन्स को अवॉइड कर सकते हैं अननेसेसरीली। और कुछ पोस्चर्स, कुछ सिटिंग पोजिशंस खास तौर पर यंग लोगों के लिए, जो वर्किंग लोग हैं, ऐसी होती हैं जो जरूर ऑप्ट करनी चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग इन। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ये जो पूरा एक ट्रीटमेंट का प्रोसेस है जिस पर मैं और अली हैरान भी हो रहे थे, ये एग्जिस्ट तो करता है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। तो पहले तो बताइएगा कि ये ट्रीटमेंट किस चीज़ के लिए है और कैसे किया जाता है? ये ट्रीटमेंट आपकी जो है मोस्टली हम यूज़ करते हैं स्पाइन के लिए, बाकी जॉइंट के लिए भी यूज़ करते हैं, हिप जॉइंट के लिए, एंकल जॉइंट के लिए, नी जॉइंट के लिए। इसका तरीका इलाज ये है कि हम सबसे पहले इसमें पोस्चर चलाएंगे और मसल्स की स्ट्रेंथनिंग और वीकनेस देखते हैं कि पोस्चर क्यों ऐसा डेवलप हो रहा है। उसमें जैसे अभी आपने बात की कि पोस्चर, अब वर्किंग पोस्चर आप लोगों का सिटिंग पोस्चर है, कई लोगों का स्टैंडिंग पोस्चर होता है। तो उसमें होता ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उस स्टैटिक काम में रहते रहते आपके मसल्स या तो उस सर्टन एरियाज के टाइट होना शुरू हो जाते हैं या वहाँ आपकी चेंजेस ऑफ अलाइनमेंट। सही डॉक्टर साहब, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से आपकी आवाज जो है वो नहीं आ पा रही है। लेकिन मैं आपको सीमल बता दूं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ना इस वक्त बहुत ज्यादा गौर से डॉक्टर साहब की बात को सुन रहे होंगे, जिसको हमें भी सुनना चाह रहे होंगे ना, आवाज तो माजरत भी हम आपसे चाहेंगे क्योंकि ये हर घर का मसला है, ये हर बच्चा है जिसने ऑब्वियसली स्कूल जाना होता है, जिस पर बहुत बात भी हो रही थी कि जो बैग्स भारी भारी इतनी बुक्स लाद दी जाती है और बैग्स भारी भारी, बच्चों के पोस्चर्स खराब हो गए हुए हैं, मगर फिर वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि वो पोस्चर्स ठीक करने कैसे हैं। तो डॉक्टर साहब से कंधे झुके हुए होते हैं, आप स्ट्रेट वॉक नहीं करते हो, आपकी पर्सनालिटी जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज से इफेक्ट हो रही होती है। हाँ, लेकिन आप तो अब तो ठीक हो गया ना, ऑब्वियसली आप एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो, बहुत सी आप एक्सरसाइज इस तरह की कर लेते हो, लेकिन ये जो चीज है ये बिल्कुल नहीं है। जी सर प्लीज कंटिन्यू। हमने आपका पोस्चर भी सीधा करना है, ठीक है, और हमने आपके मसल्स के अलाइनमेंट्स को भी देखना है। तो जैसे मैंने आपने बात की कि बच्चे विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना बैग रखते हैं बैग के पीछे और उनका लेटर ऑन 9th 10th क्लास में या जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं
बच्चे बैठे हुए हैं, ये पोस्चर है। ये आजकल बच्चे मोबाइल पे गेम्स बहुत खेल रहे हैं, फोन लोग बहुत यूज कर रहे हैं इसी तरह बैठ के। बिल्कुल, और ये लोग मेरे पास आ रहे हैं ऐसे बच्चे, हम फिर देख रहे हैं कि ये वजह क्या बन रही है। ओके, हमने सबसे पहले उस वजह को ट्रीट करना है और फिर जो हमारी टेक्निक, जो मेरी स्पेशलिटी है, हमने उनके अलाइनमेंट कर देनी है। और ये सेफ तरीका इलाज है। कितना टाइम लगता है इसमें, कितना वक्त दरकार होता है? ये मैक्सिमम 10 मिनट्स की जॉब है। क्या मतलब? वन सिटिंग में, वन सिटिंग में 10 मिनट्स की जॉब, जस्ट लाइक अ मैजिक। अच्छा, ये क्या होता है? कुछ वेन्स प्रेस करनी होती है? हम मैनुअल टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे हम मसल रिलीज करेंगे जिस एरिया के टाइट मसल्स हैं, फिर उसके बाद हम सारे अलाइनमेंट, एक मीटर होता है उस पर हम चेक करते हैं और जिन जिन एरियाज के अलाइनमेंट आउट हुई होती है उनको हम रीफिक्स कर देते हैं। वेरी नाइस। इट्स लाइक मुझे आप अलाइनमेंट का जिक्र करें, इट्स लाइक एवरी नाउ एंड देन आपको गाड़ी की अलाइनमेंट करानी पड़ती है, आप बॉडी की अलाइनमेंट करा लें, बिल्कुल। मैं कंफ्यूज हूं यहाँ पे, एक मिनट सर, मैं यहाँ पे कंफ्यूज ये हूँ कि देखें, एक इतने अरसे से, इतने सालों से आपका पोस्चर खराब हो गया, ठीक है, आप झुके हुए होते हैं, कंधे झुके होते हैं, तो हम जब भी किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर जाएंगे तो वो कहेंगे जी आपने ये एक्सरसाइज दीवार के साथ लगे, कोई डिफरेंट एक्सरसाइजेस आपने टेक लगा के खड़े होना है कुछ देर के लिए ऐसे, और ये करना है, और उसमें आपको कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ साल लग सकते हैं ठीक होने में। आप कह रहे हैं आप 10 मिनट में कर देंगे, ये 10 मिनट में कैसे करेंगे? होता ये है कि जिस जगह पर आपको प्रॉब्लम आ रही होती है उसमें डेफिनेटली मसल के साथ साथ आपके बोन और जॉइंट्स इन्वॉल्व हुए होते हैं। हमने बोन, जो पॉजिटिव पेन फैक्टर है, हम उसको रिलीव कर देते हैं, फिर बाद में हम आपको एक्सरसाइजेस बता देते हैं, क्योंकि जिस वजह से आप डॉक्टर के पास आ रहे हैं अपना काम छोड़ के, वो कॉज हम उसको इमीडिएटली रिलीव कर देते हैं। लेकिन जो पोस्चर से रिलेटेड इश्यूज मस्कुलर में आ रहे होते हैं उसको हम आपको एक्सरसाइजेस से गाइड करते हैं, वो घर में वो आराम से हो सकती है। अच्छा, आप मुझे सिटिंग पोस्चर बताएं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जॉब डेस्क है, जिसमें हमने कंप्यूटर के सामने बैठकर मुसलसल 8-8 घंटे जॉब करनी है। जैसे इवन हमारे ऑफिस में लोग काम कर रहे होते हैं, कॉपी के लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्टर्स तो खैर फील्ड में भी जाते हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो सिस्टम पर बैठकर काम कर रहे हैं और वो झुक के भी बैठे हुए हैं, व्हाट इज द राइट पोस्चर? इसके लिए मैं 2 चीजें गाइड करूंगा। एक तो आंखों के लिए, जो हर वक्त आप देख रहे होते हैं, उन लोगों के लिए एडवाइस मेरी ये है कि कंप्यूटर पे फिक्स देख रहे होते हैं, एकदम अपनी नजर हटाएं, जो सबसे दूर चीज है उसको फोकस करें। अच्छा, और फिर वापस स्क्रीन पे आ जाए। ओके, इससे उनकी आंखें इफेक्ट नहीं होंगी, ठीक है, आई साइट सही रहेगी उनकी, ठीक है। उनके जो फोकसिंग मसल्स हैं वो उनको हमेशा जो है ना एक एंगल पे देख देख के मसल जो है वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे वो दूर और करीब की विजन पे रहेंगे, मसल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज होती रहेगी, आईज की अच्छी रहेगी। कितने टाइम के बाद ही करना चाहिए? ये एवरी हाफ एन आवर, 1 आवर के बाद लाजमी करें, ठीक है। दूसरा, आप कुछ स्क्रीन यूज कर रहे हैं वो आपकी आई लेवल पे होनी चाहिए, ताकि आपका जो हेड का प्रेशर है वो शोल्डर्स पे, और शोल्डर का प्रेशर नीचे बैक पे नहीं जाना चाहिए, यूं, ठीक है। आपकी बैक भी सीधी रहे, शोल्डर भी सीधा रहे, नेक भी सीधा रहे। अक्सर लोग ये करते हैं, स्क्रीन थोड़ी ऊपर होती है, आप नीचे होकर झुककर बैठे होते हैं, और फिर आपकी बैक में दर्द आना शुरू होता है, ठीक है। आपकी स्क्रीन और सर जो मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि मेरी को एंकर, वो किस तरह, वो किस आई लेवल पे रखा करें फोन, ये भी प्लीज बता दें। और गेमिंग बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं ना आजकल, झुक के इस तरह, जैसे कि मेरे को एंकर बहुत गेम्स खेलते हैं, तो उनको भी बता दें वो कैसे खेलें। पेरेंट्स के लिए और जो वर्किंग लोग हैं उन लोगों के लिए ये है कि नीचे कोई भी स्पोर्ट रख लें और इस तरह से आप यूज करें। आपकी नेक भी ज्यादा बेंड नहीं नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, यहाँ पे इससे आपकी आईज भी इफेक्ट नहीं होंगी, नेक का एंगल भी इफेक्ट नहीं होगा, शोल्डर्स भी इफेक्ट नहीं होंगे। ओके, अच्छा, सोने का बेहतरीन पोस्चर क्या है? ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसकी रीजन ये है कि अक्सर आप कहते हैं ना उठ के सुबह आई स्लेप्ट ऑन द रॉन्ग साइड, और मेरी ये वाली साइड जो है वो कौन सा है जिसमें सुकून की नींद आ जाए। लेकिन सोने का अच्छा पोस्चर वो है जो आप नींद से उठ के भी सुकून में महसूस कर रहे हो। सोने के लिए जो बेस्ट चीज है वो आपका पिलो का राइट हाइट का होना जरूरी है, ठीक है। अब ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? से फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं साइड लाइन पोजीशन में बताता हूँ। बहुत से लोग करवट में सोते हैं, तो उनकी जो नेक का जो पिलो की हाइट होनी चाहिए, शोल्डर से लेकर नेक तक फिल होना चाहिए। जैसे वो साइड लाइन सो रहे हैं तो रात को नेक कैसे नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल होनी चाहिए। अगर वो सीधा सोते हैं तो फिर पिलो की हाइट जरा कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो करवट में सो रहे हैं तो फिर पैडिंग करें, ठीक है, ताकि ये मसल्स को ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। सारी रात अगर मसल यूं रहेगा, एक साइड के मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी, दूसरे साइड की स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए लोग सुबह उठते हैं, उनको जो है गर्दन में दर्द होता है, कमर में दर्द होती है, तो आपका पिलो की जो वो साइज है वो बड़ा, उसकी हाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब करवट में सोना चाहिए या सीधा सोना चाहिए? कमर की दर्द भी निकल आती है ना अक्सर।
ये आप जिस पोस्चर में आपको नींद आती है आप उसी में सोएं, बट अपनी स्लीपिंग पोस्चर बेहतर कर लें। सही। अच्छा, आपने सीमल एक जिक्र किया था आगाज में ही कि आप गिर जाते हैं, कोई इंजरी होती है आपको या कोई इम्पैक्ट होता है बॉडी पे गिरने के बाद, अपेरेंटली कुछ नहीं होता लेकिन पेन हो रही होती है, तो इसका भी इलाज इससे हो सकता है? बिल्कुल होता यूं है कि जब भी कोई आपको हिस्ट्री ऑफ फॉल होगी या कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो हो सकता है टाइम बिंग आपको दर्द ना निकले, ना प्रेजेंट हो, लेकिन वो जो फॉल है वो आपको 2-3 साल बाद उसकी पेन निकलेगी। अच्छा, अब डिपेंड करता है वो सेवेरिटी कितनी और फिर आपको याद भी नहीं होगा कि ये उस फॉल की वजह से है लेकिन पेन हो रही है। यस, उसमें होगा ये कि उस साइड के मसल्स एफर्ट करेंगे और वहाँ मसल गार्डिंग हो जाएगी। जब मसल गार्डिंग होगी आपका आहिस्ता 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 जो है ना वो एरिया के मसल्स टाइट होना शुरू हो जाएंगे। मसल्स टाइट होंगे, बोन को पुल करेंगे, आपकी अलाइनमेंट आउट हो जाएगी और वो 10 मिनट्स का फिर आपने कहा कि ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जिसमें आप ठीक करा सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। टॉपिक तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट है जिसमें हम बहुत सी चीज़ों के ऊपर और भी बात कर सकते हैं। आई थिंक वी शुड कंटिन्यू दिस अवेयरनेस। बिल्कुल, और हम फिर दोबारा से इनको थोड़ी सी दोबारा से मदद करेंगे अपने प्रोग्राम में, अगर हमें ये वक्त जरूर दें, क्योंकि ऑब्वियसली जिसने सीमल का इस पर मजीद बात हमें करने की जरूरत है, लेकिन अभी हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास वक्त कम है क्योंकि हेडलाइंस का टाइम हुआ जा रहा है, तो हमें लेनी है ब्रेक के बाद वापस आए। तब तक मैं अलाइनमेंट थोड़ी सी ना अपनी ठीक कराने की कोशिश करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ सिचुएशंस कभी बेहतर नहीं हो सकती और उसमें अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर हम कराची की सिचुएशन की बात करें तो जहां हम खुश होते हैं कि आज से 10, 12, 13 साल पहले की जो सिचुएशन थी उससे हालात बेहतर हो गए, लेकिन जो कराची स्ट्रीट क्राइम की सिचुएशन है अली, वो बेहतर होने में नहीं आ रही। और आप तो कई साल कराची में रहे भी हैं, आपने ये बहुत सी चीजें देखी भी हैं। इनफैक्ट आप खुद भी कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द ही घूम रहे होते थे। इर्द गिर्द घूम रहा होता था। खैर मेरे साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो गन पॉइंट पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी चोरी जरूर हुई थी, गाड़ी के शीशे तोड़ के सामान गया जरूर था, FIR भी जरूर कट गई थी, मगर उसके बाद हुआ कुछ नहीं था। लेकिन मेरे साथ जो ठीक है आपका माल चला जाता है ना, वो उसका कोई ना कोई अजाला हो जाता है, मगर जान का कोई अजाला नहीं हो सकता। मगर कराची में हो क्या रहा है कि दिन दहाड़े लोगों को कत्ल किया जा रहा है और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, मतलब उसके बाद ऑब्वियसली उसका तो कुछ नहीं हो सकता, जो बेचारा चला गया। जिस तरह से गुज़िश्ता रोज की CCTV फुटेज भी आप देखें तो बेटी के सामने एक वालिद को कत्ल कर दिया गया, एक बाप को कत्ल कर दिया गया, डकैती मजामत पर ये कुछ हो रहा है। यानी गन ज्यादा से ज्यादा क्या लेना होगा उसने, मोबाइल लेने आया होगा या कुछ पैसे लेने आया होगा, और उससे पीछे जान चली जाती है। नॉर्मली होता भी यही है कि आप राजनी की वारदात में उनको मोबाइल चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं और वो चले जाते हैं। एंड व्हेन यू रेजिस्ट तो देखिए कि किस कदर बेदर्दी से उसकी बेटी के सामने वो गोली मारकर जा रहा है, और बेटी के लिए वो सारी ज़िंदगी का ट्रॉमा अलग से है। अल्लाह वाला टाउन है ये जहाँ पर वाक़या पेश आया, और मैं कल जब ये फुटेज देख रही थी, यकीन जानिए मेरा ऐसे दिल पकड़ा जा रहा था। और प्लीज़ खुदारा इस सिचुएशन को शायद हम कंट्रोल करने में बहुत पीछे हैं, आगे बढ़ जाएं, लेकिन प्लीज़ 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 मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रेजिस्ट मत किया करें। खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है, आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, दे दीजिए मोबाइल, पैसे, गाड़ी, मोटरसाइकिल सब वापस आ जाएगी। खुदा न खास्ता जान चली गई तो वो वापस नहीं। बिल्कुल आप सीमल ठीक कह रही हैं, नहीं रेजिस्ट करना चाहिए, लेकिन लोग तंग आ गए हैं जी। पहले एक तो महंगाई से तंग आए हुए हैं लोग, बेरोजगारी से तंग आए हुए हैं, उसके बाद अगर उनके पास कोई एहसासा है, कोई चीज है, जैसे सपोज हमने ये एक फोन लिया, गवर्नमेंट कहती है कि जी आपका अगर $1000 का फोन है तो आप जी लग्जरी आइटम मंगवा रहे हैं, आप इतने अमीर हैं, उनको शायद लगता है कि हम पता नहीं कहां से कोई दरख्तों से पैसे तोड़ के लाते हैं जी। तो 1 लाख के फोन के ऊपर आपने 40,000 रुपया टैक्स देना है गवर्नमेंट को अपनी सिम चलाने के लिए। आप ठीक है, आप 40,000 रुपया टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? यानी आप क्या सेफ्टी दे रहे हैं कि जब आप हमसे पैसे इतने ले रहे हैं कि आपके पास रहेगा ही, अगर आप चोरी हो जाता है या कुछ चला जाता है, लोग भी रेजिस्ट ना करें कि हाँ भाई मोबाइल स्नैचिंग आम हो गई है, कि हमसे कोई फोन लेने आता तो हम आराम से दे दें। नहीं भाई, उसको पता है कि दोबारा उसने 1 लाख रुपया कैसे जोड़ना है, कमेटी डालनी है, उसको शौक होता है ना, लोगों को, बच्चों को भी होता है कि जी गेमिंग करनी है, सब कुछ करना है, अच्छी तस्वीरें आ जाए, उसके बाद फोन चला जाता है।
तो वो रेजिस्ट तो करेगा यार कि मैंने दोबारा लेना है, फिर गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देने हैं, तो कैसे करेंगे? अच्छा, ये दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी ना। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन कराची और जनरली ये कहा जाता है, वो फैमिली इन कराची एज वेल, एंड जनरली ये कहा जाता है कि हम महंगे मोबाइल रखते नहीं है, और अगर रखें तो घर पर छोड़कर जाते हैं, बाहर नहीं जाते। अगर गाड़ी में जा भी रहे होते हैं तो सस्ता एक फोन साथ रखा हुआ है। होता है, अगर कोई मांगने है। रीजन क्या है कि एवरीबडी इन कराची नोज कि कोई भी सेफ नहीं है। आपके डोर स्टेप के ऊपर कोई भी आएगा, गन पॉइंट के ऊपर चीजें छीन कर ले जाएगा। आपकी गाड़ी अगर बाहर खड़ी है तो आपको नहीं पता कि गाड़ी के साइड मिरर्स वहां रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन फिर रियासत क्या कर रही है? फिर सिक्योरिटी के साथ गुजारा कर रहे हैं, इंतजामिया क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है? तो मतलब इतने दिन दिहाड़े, मतलब हमने देखा बहुत सारे ऑपरेशंस भी हुए, हालात बेहतर भी हुए, मगर हालात कराची फॉर वन डे मैं आई वुड वांट टू शेयर दिस इंसिडेंट कि एवरीबॉडी वाज टेलिंग मी अपना फोन नीचे रखो, सड़क के ऊपर अपना फोन नीचे रखो। और मुझे लगा हम शाहराह फैसल पर थे और अच्छा खासा रश था, तो मुझे लगा ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं। एंड कैन यू बिलीव इट अली, आई वाज इन द फर्स्ट लेन और थर्ड लेन में एक मोटरसाइकिल सवार के पास एक बंदे ने आके उसके सर पे गन रखी, उसकी चाबी ब्रिज से नीचे फेंकी, उससे मोबाइल लिया और वॉलेट लेकर वो चला गया। और दिलचस्प बात, और मैं हैरान क्योंकि मेरे सामने हो रहा है। बात ये है कि कराची में ज्यादातर जो वारदातें होती हैं दिन दिहाड़े, वो भी इशारों के ऊपर, जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होती है। मतलब आप सोचिए, यू नो व्हाट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन, ये मेरा मोबाइल था, मैं गाड़ी में बैठी थी और मैंने मोबाइल फौरन सीट के नीचे फेंका, बिकॉज आई न्यू कि वो यहाँ भी आ सकता है और इर्द-गिर्द के लोग उसको रोक नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, और वो चला गया, मतलब वो भाग गया वहां से। बिल्कुल जी, यही सारी सूरत हाल है। और ये तो एक हमने वाकया शेयर किया, उसके अलावा मेरा पर्सनल, मैंने खुद देखा, आंखों भी थी। बिल्कुल जी, आंखों देखी चीज थी। उसके अलावा अगर आपको हम इसी हफ्ते की कुछ कार्रवाइयों के हवाले से बताएं जो कि पेश आई हैं जी। कराची में ब्लॉक 13D में वाक़े एक बंगला है जहां पर घर का सफाया कर दिया गया जी। उसके अलावा अजीज भट्टी का इलाका है, गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C, जहां पर 3 डाकू स्टेट एजेंट जुहेब से 20 लाख लूटकर फरार हो गए। सुजानी टाउन में डकैती मजामत पर कत्ल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का ताजर निकला, जिसको आपको ये भी पता चले मोहम्मद अमीन को बैंक से वो रकम लेके जा रहा था। अब देखें ना, आपकी जमा पूंजी है, अपने बैंक में पैसे रखें, आपको ये नहीं पता कि आप बैंक से निकलेंगे, आपके पीछे 2 मोटरसाइकिल वाले लगेंगे और आपके पास पैसे जो है वो लूट कर फरार हो जाएंगे। और फिर जमा पूंजी जब होगी जिंदगी भर की, किसी बेचारे ने कि शायद हो सकता है कि बेटी का ब्याह करना हो, बेटी की शादी करने के लिए पैसे निकलवा रहा हो, कारोबार की हालात वो अच्छा वो मजामत नहीं करेगा, वो मजामत नहीं करेगा। अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है, वो पैसे निकलवा के बैंक से ला रहा है और कोई आगे लूट के ले जाए, वो मजामत नहीं करेगा, वो मजामत करेगा बेचारा। लेकिन स्टेट कहाँ पे है? स्टेट कहाँ? अगर उससे श्योरिटी हो कि ठीक है, हमारा सिस्टम कहाँ? देखें, अगर उससे श्योरिटी हो ना कि जी देखें मेरे साथ वारदात तो हो रही है, कार्रवाई हो रही है, उसके ज़हन में हो यार हमारी पुलिस अच्छी है, ठीक है, मुझे ये चीजें वापस मिल जाएंगी, वो रेजिस्ट ना करे। लेकिन हो क्या रहा है? अच्छा, ये जो पुलिस अच्छी है या सिस्टम मजबूत है, माजरत के साथ, ये तो कराची के अलावा किसी भी शहर में आप गारंटी नहीं दे सकते। लाहौर में नहीं है, लाहौर में गारंटी नहीं दे सकते, आप पंजाब में गारंटी नहीं दे सकते। कल गुलशन इकबाल, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, तो कराची गुलशन, क्योंकि हम कराची की बात कर रहे हैं, तो गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C में स्टेट एजेंट से 20 लाख रुपए लूटे गए। फिर सरजानी टाउन में डकैती हुई। फिर जिस डकैती का अभी हम जिक्र कर रहे हैं कोरंगी में, उसमें बेटी के सामने बाप को गोली मारी गई। अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ही सर्वाइव्ड। लेकिन प्लीज मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगी कि जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, मत रेजिस्ट कीजिए, चीजें आनी जानी चीज है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे कि कराची के हालात जिनमें काफी बेहतरी आई, लेकिन वो बेहतरी स्ट्रीट क्राइम्स में क्यों नहीं आई, वो सिक्योरिटी पर्पस में क्यों नहीं आई। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट नवाब महमूद तालपुर साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कराची की सिचुएशन काफी बेहतर हुई है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स बेहतर नहीं हुए, और इनको रोकने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कई सालों से हुकूमत कर रही है सिंध पर, कराची में क्या इकदाम उठा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। चले, पहले तो आपने माना कि हालात बेहतर हैं, तो आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दैट। सेकेंडली, आपने देखा क्या हालात थे यहाँ पे, क्या माहौल था यहाँ पे। एक तरफ से अपना MQM की गुंडागर्दी, बोरीबंद लाशें, MQM की तरफ से भत्ताखोरी, आपको पता है ये वो जमात थी MQM जिसने अल्ताफ हुसैन की सरबराही में, और आज जो अपने आप को बहुत साफ समझते हैं, उन सब ने मिलकर क्या हालत कर दी थी। किसी फैक्ट्री ने अगर भत्ता नहीं दिया तो उस फैक्ट्री के अंदर आग लगा के कितने लोगों को मार दिया, किस तरह से मार दिया। तो ये सारी चीजें होती रहीं। हालात बेहतर हैं और हालात और बेहतर होंगे। MQM के साथ साथ आई मस्ट ऑल्सो मेंशन, वरना ज्यादती हो जाएगी, कि जो हमारी बलोच, हालांकि आई एम बलोच मैसेल्फ, हमारे बलोच भाई जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे थे लियारी में, लियारी गैंगवार चल रही थी,
उसको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस तरह से कंट्रोल किया, किस तरह से उन सबको सबक सिखाया और उन सबको अपने अपने घर भेजा। कुछ अभी वहां से जेलों में बैठे हैं, कुछ जेलों से छुट के आ रहे हैं, पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम पे कंट्रोल कर लिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। बाकी आजकल के मसले तो छोटे मोटे हैं, हल्के फुल्के हैं। वी आर इम्प्रूविंग द सिचुएशन। अल्हम्दुलिल्लाह मुराद अली शाह साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर भी हैं, ही इज डूइंग अ गुड जॉब। वी हैड अ वेरी करप्ट आईजी जिसको हमने चेंज कर दिया। आपने कहा कि बहुत से इकदाम किए भी जा रहे हैं, बहुत सी पकड़ दकड़ की भी जा रही है, मगर हम ये यकीनन जानना चाहेंगे आपसे कि क्या स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने में पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है, तो इसकी आखिर वजह है क्या? क्या वसाइल की कमी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है या इसकी कोई और वजह है? अभी हमने अपने नाज़रीन को दिखाया, अभी बहुत ही अफसोसनाक वाकया था कि एक बेटी के सामने वालिद को गोली मार दी गई क्योंकि वो मोटरसाइकिल से उतर रहा था, रेजिस्ट कर रहा था थोड़ा सा। तो आखिर इसकी वजह है क्या? वसाइल का मसला? देखिए, कहीं भी क्राइम किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में 100% नहीं होता। उसी तरह से ऑफ कोर्स वी हैव इश्यूज, वी आर फेसिंग इश्यूज इन कराची एज वेल, इन हैदराबाद, इन सक्खर, इन मीरपुर खास, हर जगह पर मसले मसाइल हैं। बात ये काम किस तरह से हो रहा है, हमने कोई वसाइल की कमी नहीं छोड़ी। हालांकि इमरान न्याजी ने जो हालत की है, जो हमें अपना ड्यू शेयर पैसों का देने को तैयार नहीं है, जो हमसे सिर्फ बेबुनियाद सियासी इल्ज़ामात लगा रहा है, हमें हमारे फंड्स नहीं दे रहा है, हम उसके बावजूद वी आर मेकिंग श्योर जो इम्पोर्टेंट इदारे हैं, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनको फेस करें। पुलिस को, हेल्थ को हम टच नहीं होने देते इन सब हालत के बावजूद। तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट, हमने हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है। अगर थोड़ा शर्म हया आ जाए इमरान न्याजी साहब को, अगर उनको थोड़ा ख्याल आ जाए कि आफ्टर द डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, आफ्टर द 18 अमेंडमेंट्स, आपका फर्ज बनता है आप हर सूबे को उनका हक दें, हर सूबे को उनके राइट्स दें और हर सूबे को उनका ड्यू फाइनेंशियल शेयर दें। अगर वो करते तो मेरे ख्याल से आज कराची 100% क्राइम फ्री होता, पर इनकी ना एहलियों को हम कवर कर रहे हैं और कवर करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कराची इज सेफ नाउ एंड इट विल बी सेफर बाय द डे। सेफ, लेकिन ज़रूरत है और मज़ीद बेहतरी की, खासतौर पर स्ट्रीट क्राइम्स में। अच्छा, मैं जैसे अभी तालपुर साहब आप सुन रहे होंगे हमारा इंट्रो, जब मैं बोल रही थी कि रिक्वेस्ट करी थी रेजिस्ट मत करें, अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का इंसिडेंट आता है तो जो चीज़ देनी है वो दे दें। लेकिन आप क्या समझते हैं कि स्टेट लेवल पर शहरियों को क्या समझाने की ज़रूरत है कि वो इस क्राइम की सिचुएशन को कंट्रोल करने में कैसे मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए जी, ये हमारा फर्ज है, ये सिंध हुकूमत का जिम्मेदारी है हमारी कि हम इस पूरे क्राइम पे खुद कंट्रोल करें। ये कहना कि अपना शहरी कंट्रोल करें, ये बात मेरे ख्याल से कोई इतनी अच्छी नहीं लगती है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, करते रहेंगे। ऑफ कोर्स एज अ सिटीजन, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, आपको इजाज़त है, आप लाइसेंस ले सकते हैं, आप हथियार रख सकते हैं। अगर शदीद ज़रूरत पड़े, कोई इमरजेंसी हो तो आप अपने हथियार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ऑलवेज वेलकम। मुराद अली शाह साहब इज लेस टॉलरेंस ऑन वेपन्स एंड लाइसेंसेस, पर अगर कोई शरीफ शहरी जिसका एक रिकॉर्ड पूरा क्लियर होगा, वो कोई हथियार मांगेगा तो उसका लाइसेंस हम सिंध हुकूमत आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। पर हमने जो इक़दाम किए आपको बताने चाहिए, मुझे वेरी शॉर्टली बताऊंगा कि सेफ सिटी अथॉरिटी प्रोजेक्ट हमने एक लॉन्च किया है, जिसमें आपका पूरा शहर कराची फर्स्ट फेज में, उसके बाद हैदराबाद, सक्खर, सारे बड़े शहरों को हम वहाँ पर लाएंगे, जहाँ पर हर एरिया आपका कवर्ड होगा कैमरास के साथ, ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ। नॉट जस्ट कैमरास बट वी विल हैव क्या कहते हैं इसको, आपका फेस रिकग्निशन, RTS सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ला रहे हैं, इसीलिए ला रहे हैं ताकि आप सब सेफ हों। और जब ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह पहला फेज पहले साल में पूरा हो जाएगा, जिसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट साउथ और आपके एंट्री एंड एग्जिट एरियाज ऑफ कराची विच इंक्लूड ऑल द एयरपोर्ट्स, ऑल द रेलवे स्टेशंस, मोटरवेज, हाईवेज, उन सबको कवर कर लेंगे। तो कराची को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुराद अली शाह साहब की लीडरशिप में और चेयरमैन बिलावल के हुक्म पर क्राइम फ्री करने वाली है। कराची इज गोइंग टू बी द सेफेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये बताइएगा, गवर्नर हाउस की गाड़ी, सरकारी गाड़ी, गवर्नर साहब की गाड़ी, जो कि आजकल यकीनन उनके ज़ेर इस्तेमाल है, उनकी फैमिली के ज़ेर इस्तेमाल है,
वो जो एक बड़ी वीडियो वायरल हो गई जिसमें एक उनका घरेलू कुत्ता एक जो था वो जा रहा था, यकीन उनका एक पेट जा रहा था, तो उसके ऊपर सिंध हुकूमत का आपका क्या वर्जन है उसके? इमरान खान ने कहा था कि हम आएंगे, हम प्रोटोकॉल कल्चर खत्म कर देंगे, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस को बुलडोज कर देंगे। आई हैव द वीडियो, आई कैन शो इट यू राइट नाउ। उसने कहा था कि हम मैं हलफ उठाऊंगा और जब मैं पीएम हाउस पहुंचूंगा तो पीएम हाउस बुलडोज हो चुका होगा। आई मीन आई हैव इट देयर ऑन द वीडियो, यू ऑल मस्ट हैव सीन इट, आपके व्यूज ने भी देखा होगा। आपने कहा था सारे गवर्नर हाउसेज जो है वो भी बुलडोज हो जाएंगे, वहां पर लाइब्रेरीज बढ़ेंगी, फलाना होगा, यूनिवर्सिटीज बढ़ेंगी। तो कहा क्या हुआ उसका यार? आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि मैं जब पीएम बनूंगा तो मैं साइकिल पर जाऊंगा, प्रोटोकॉल लूंगा, विल गो ऑन अ साइकिल टू द पीएम ऑफिस फ्रॉम द पीएम हाउस। तो यार भाई कुछ अल्लाह का खौफ करो, कुछ खुदा का डर रखो यार। आप तो बाकी तो गाड़ियों में जाते थे, आप तो हेली में जाते हैं। एक हेली जाता है इमरान न्याजी को छोड़ता है, फिर वो हेली वापस जाता है, शेरू को उठा के आता है वहां से और ड्रॉप करता है। कुत्ते भी हेली की राइड ले रहे हैं, कुछ नाम के, कुछ जानवर, कुछ असली में शेरू शेख जैसे, हलीम आदिल शेख जैसे भी जहाज़ों में चढ़ते हैं, हेलीज में चढ़ते हैं। तो दिस इज नॉट राइट। आपने जो वादे किए वो पूरे करें यार। आज आपकी मैंने वीडियो वायरल किया, यू मस्ट हैव सीन इट आई एम श्योर, जिसमें गवर्नर साहब की गाड़ी में लैंड क्रूजर जो 4-5 करोड़ की गाड़ी है उसमें एक कुत्ता बैठा हुआ है। वो कहते हैं कि मेरी फैमिली थी। वीडियो तो मैंने दिखाई है, प्लीज चेक द वीडियो वंस ट्वाइस थ्राइस, कीप चेकिंग अगेन। उस गाड़ी में एक शेरू शेख, एक कुत्ता जा रहा है और पीछे उसके एक मोबाइल जा रही है, 6-8 उसमें गनमैन बैठे हुए हैं। तो हम भूख मर रहे हैं यार, आपकी आवाम भूख मर रही है। आपके पास गीजर आप ऑन नहीं कर सकते गर्म पानी के लिए क्योंकि अपनी गैस की प्राइसेस बढ़ा रही हैं। आप रात को बैठते हैं, पाकिस्तान की आवाम वो आकर बैठते हैं लाइटें बंद करके, पढ़ नहीं सकते क्योंकि बिजली इतनी महंगी कर दी है। आप बैठते हैं आके, जो 2-3 वक्त के आराम से खाना खाते थे पुराने दौरों में, आज एक वक्त का खाना भी शायद उनको नसीब नहीं होता। और आपने जिस तरह से महंगाई की है मेडिकेशन में, तो शेम ऑन यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तैमूर तजालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीन इस तमाम तर सूरत हाल पर अपना वर्जन जो है अब वो दे रहे थे। बहुत यकीनन सही बात की है कि बहुत सी बातें की जाती थी, दावे किए जाते थे साइकिल पे जाएंगे, मतलब ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। पाकिस्तान में ऑब्वियसली सिक्योरिटी रिस्क है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कैसे साइकिल पे जा सकते हैं, या कैसे ये मुमकिन है कि वो प्रोटोकॉल ना दें, कॉर्डन ना किया जाए एरियाज को? क्योंकि जब थ्रेट है मुल्क में तो थ्रेट है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं कुछ ऐसी बातें नहीं, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं और वो भी अब ऐसे ही जस्टिफाई करते हैं। लेकिन जो पहले बातें की गई थी उनका कोई सर पैर था नहीं। हाँ, कि हम तो कर्जे नहीं लेंगे, अगर मैंने कर्जे लिए तो मैं क्या कर लूंगा, वो मैं जिक्र भी नहीं कर लूंगा। मैं और आप नहीं बोल रहे, ये उनकी अपनी स्टेटमेंट। लेकिन अब माइंड कर जाते हैं, अगर याद कराए ना तो माइंड कर जाते हैं। तो माइंड करना नहीं चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए कि आप ही ने जो बातें की हुई पहले दावे किए, वही रिपीट कर रहे हैं, अपना कमेंट नहीं दे रहा है। एंड आल्सो तालपुर साहब, आपने ये वीडियो बनाई और ये वीडियो वायरल कर दी, लेकिन माजरत के साथ फिर अगर जब किसी और पर हम क्रिटिसाइज करते हैं, वो प्रोटोकॉल के हवाले से हो, वो किसी चीज के भी हवाले से हो, यू आर आल्सो मिनिस्टर, यू आर आल्सो पॉलिटिशियन, तो क्या आप उन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं? अगर आप उसको गलत कह रहे हैं, आप उसको गलत कह रहे हैं, तो वो आपके लिए पाकिस्तानी सियासत में सिमल ऐसा बिल्कुल आप भूल जाए कि हम लोग खुद ठीक करें और मतलब अगर आप कोई गलती करते हैं सिर्फ उसकी निशानदेही करें, नहीं। वो जस्टिफाई ऐसे करते हैं कि वो अगर गलत करे तो मैंने भी गलत करना है, मैंने भी गलत करना तो ये चीजें चल रही हैं। लेकिन एटलीस्ट इस सारे मामले में ये गवर्नर साहब वाले जो इशू हुआ था, उनके पेट का जो इशू हुआ था, एटलीस्ट कोई तो सुख में है ना। देखें, कुत्ता तो सुख में जा रहा है, गाड़ी में, इतनी महंगी गाड़ी में जा रहा है। कोई फैमिली नहीं थी उसके अंदर, क्योंकि ये वीडियो खुद तालपुर साहब ने बनाई और उन्होंने क्लियर कर दी कि मुझे कोई नजर नहीं आया। तो जिसने वीडियो बनाई है, आई थिंक उनकी बात मान लेनी चाहिए। जब हम गवर्नर साहब का वर्जन बता रहे थे तो तालपुर साहब का भी मानना चाहिए जो खुद देख रहे थे। एनीवेज, ये अली नहीं मानेंगे मेरे साथ, वो उस जस्टिफिकेशन पर रुके हुए हैं जहां पर गवर्नर साहब ने कहा मेरी फैमिली जा रही थी। जिसने वीडियो बनाई वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और आप उनकी बात नहीं सुन रहे। हम यकीनन, अब मुझे पता है आपने आगे जाना, मैच की बात भी हमने जरूर करनी है अभी शामिल, लेकिन आप ये देखें ना कि एक कुत्ता कितना सुखी है, कितना खुश है, लोगों के हालात क्या हो रहे हैं, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो रहे हैं, लेकिन ये लोग आप वो देखें जिनके कुत्ते भी बहुत खुश है, जिनको प्रोटोकॉल के साथ ले जाया जा रहा है। चले जी, ये तो भी है कि जिसे कहते हैं ना, अली पंजाबी की एक वर्जन है कि दिन वो नहीं रहे थे भी नहीं रहने। लेकिन ये वाली तब्दीली के लिए वोट लोगों ने नहीं दिया था, सॉरी, इस तब्दीली के लिए लोगों ने वोट नहीं दिया था। बेचारे को एंकर को बहुत दुख है, मैं बता नहीं सकती। बहरहाल जी, उनको रिलीफ दें, लोगों को रिलीफ दें, लोगों को रिलीफ दें, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अली अपनी डिसअपॉइंटमेंट हमेशा शो करते ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम चल रहे हैं मैच की सिचुएशन के ऊपर।
ऊपर, जहां पर 34 की लीड है, 192 फॉर 6। कराची टेस्ट जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ बर्तरी हासिल कर ली है। बिल्कुल जी, बर्तरी हासिल कर ली है। और आपको बताते चलें कि ये कराची में टेस्ट मैच जारी है। तीसरे दिन आपको बताते चले 29 रन की बर्तरी हासिल की थी। और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी आपको हम अपडेट करेंगे। इस वक्त अब 4 विकेटें जो है वो गिर चुकी हैं, और अब कितनी होगी, मजीद विकेटें गिर गई हैं, 6 विकेटें गिर चुकी हैं। और यकीनन कोशिश तो यही होगी हमारी टीम की, पाकिस्तानी टीम की, हमारे बॉलर्स की, कि कम से कम लीड जो है वो जनूबी अफ्रीका के हिस्से में जाए और पाकिस्तान जल्द अज जल्द उसको ओवरकम करे और उनको बीट करे अपनी लास्ट इनिंग्स में। क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान जीत सकेगा, कर सकेगा? यकीनन होना चाहिए, करना भी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो बाबर आजम है हमारे कप्तान, वो भी आज इस दफा अपनी इनिंग्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन कुछ भी हो सकता है जी, यू नेवर नो, उनकी बॉलिंग कोई कमाल कर जाए, कोई जादू कर जाए। चलें इस पर हम बात करते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी फवाद, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, अभी आज जो मैच चल रहा है 2 विकेट्स गिर गई, लेकिन 34 स्कोर्स की बर्तरी अभी उनको हासिल है। आपको क्या लग रहा है, इतना डिसअपॉइंटमेंट नजर नहीं आया अभी तक के मैच में पाकिस्तानी टीम की तरफ से, लेकिन क्या चांसेस हैं कि हम जीत जाएं, आगे आ जाएं? देखिए, हमें मैच जीतना चाहिए यहाँ से, बट कल जब एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप साउथ अफ्रीका की लग गई थी तो जरा सा खौफ जरूर हो गया था। बिकॉज मैं आपको बताता चलूं 1997 में जो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया था और हम सीरीज जीतने जा रहे थे, 146 हमें चेस करना था और हम 92 पे आउट हो गए थे। सो वो मेरे जहन में वो एक मैच जरूर था, और वो टीम बहुत बड़ी थी। सईद अनवर, आमिर सोहेल, इंजमामुल हक, एजाज अहमद, वसीम, वकार। सो ऐसा भी हुआ है माजी में, तो उस वजह से थोड़ी सी परेशानी थी। लेकिन शाम में जो हमने बड़ी शानदार बॉलिंग की आखिरी आधे घंटे में, और फिर अभी जो सुबह स्टार्ट लिया है, तो आई एम होपफुल के 100 रन के अंदर की लीड पे हम आउट कर लेंगे, और इंशाल्लाह आज शाम तक पाकिस्तान जीत भी जाएगा। इंशाल्लाह जी, हमें तो उम्मीद है शाम तक पाकिस्तान जीत भी जाएगा। मगर हमने उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा लगा रखी हैं ना, हमारे कप्तान हैं अभी बहुत यंग हैं और कप्तानी भी अब उन्हें मिल गई है, लेकिन प्रेशर यकीनन काफ़ी आ जाता है। ज़ाहिर है सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस नहीं देखनी होती, पूरी टीम को साथ लेकर चलना होता है। पहली इनिंग्स में उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, अब आपकी क्या उम्मीदें हैं, आप खड़े हो पाएंगे क्रीज पे ज़्यादा देर? देखिए, टेस्ट क्रिकेट जो है ना, वो बड़ा पेशेंस और सब्र का काम है, खेलने वाले के लिए भी और देखने वाले के लिए भी। T20 में भी हम तज्जिया भी कर रहे होते हैं, बात भी हो रही होती है, बड़ा जल्दी जल्दी सारा कुछ होता है। सो बाबर बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। किसी एक इनिंग या एक टेस्ट मैच या 2 टेस्ट मैचेस से फर्क नहीं पड़ता। और क्रिकेट में आप आउट तो होते ही हैं, बड़े बड़े कभी ऐसा हुआ नहीं कि प्लेयर्स आउट ना हो। बाबर कम बैक कर रहे हैं, और तो एक तरह से पहला मैच भी था, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान अच्छा खेला। ऑल्दो जो पहले दिन ही पाकिस्तान ने झटका दे दिया था, वो जो एकदम से 4 खिलाड़ी आउट हुए थे, और न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद एक वो खौफ हो गया था कि भाई वो तो न्यूजीलैंड था, अब ये पाकिस्तान में कोई इसी किस्म की सूरत हाल चल रही है। लेकिन जो फवाद आलम ने इनिंग्स खेली, ना सिर्फ पाकिस्तान को आज इस पोजीशन में हम आ गए कि हम मैच जीतने जा रहे हैं, बल्कि वो लोग जो उनके 7-10 साल तक खेलते रहे, उनको भी बड़ा भरपूर जवाब दिया, और उन्होंने मुश्किलात खड़ी की हुई हैं बहुत सारे ऐसे साबिक क्रिकेटर्स के लिए जिन्होंने उनके बारे में कहा था कि उनकी टेक्निक सही नहीं है, उनका स्टांस ठीक नहीं है, और अगर शायद मैं भी चीफ सेलेक्टर होता या सेलेक्टर होता तो उन्हें सेलेक्ट नहीं करता। अब वो तारीफें शुरू हो गई हैं, जैसा कि होता है। अच्छा फवाद, ये होता है, आपने कहा कि ना तो एक मैच पर जज करना चाहिए बुरी परफॉर्मेंस को, ना एक मैच पर जज करना चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस को। तो बाबर आजम जिस बॉल पर आउट हुए थे, वो बॉल बड़ी जबरदस्त थी, तो वो कोई भी प्लेयर आउट हो सकता था। अब दूसरी दफा जब आने लगे हैं, फवाद आलम ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया जी, 109 कर लिया। अब आपको लगता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं? बस जरा इन शॉर्ट बताइएगा कि क्या हम जीत जाएंगे? मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, हमें जीतना चाहिए। चाहिए तो हर मैच जीतना, लेकिन क्या ये मैच जीत सकेंगे?
नहीं देखिए, टेस्ट क्रिकेट में ना या ओवरऑल क्रिकेट में भी अब कोई चीज वाज़ेह नहीं होती, और पाकिस्तान टीम के लिए तो अनफॉर्चुनेटली जब तक हम जीत नहीं जाते कहना नहीं चाहिए, सही कह रहे हैं लेकिन ओवरऑल लग रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा और जीतना चाहिए, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान जीतेगा। आपके ख्याल से पाकिस्तान जीतेगा? और चांसेस भी ऐसे। लास्टली फवाद से ना यकीनन ये भी जानना चाहेंगे कि जो डेब्यू प्लेयर्स हैं खासतौर पे नुमान, उनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि वो परफॉर्म करके आए हैं। हमारे यहाँ हो ये रहा होता है कि हम एक अच्छी सी वीडियो देख लेते हैं, 2 T20 के मैच देख लेते हैं और उसके बेसिस पे पाकिस्तान में टेस्ट कैप दे देते हैं। तो नुमान एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं, 2 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टॉप परफॉर्मर हैं, तो इसलिए एक तो उन्होंने अच्छा किया और एक्सपीरियंस्ड है। टेस्ट क्रिकेट जब फर्स्ट क्लास के एक्सपीरियंस के बाद जब भी प्लेयर आता है तो वो बेहतर होता है, और विद टाइम आप बेहतर होते चले जाएंगे। वो परफॉर्मेंस जो है हमें फिर अब नजर भी आई। बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना यकीनन कड़ी नजर रखे हुए होते हैं हर मैच के ऊपर और अपना तजिया भी दे रहे थे, और चांसेस तो जी यकीनन है कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। और होपफुल भी हम हैं। अली इज गोना रब इट ऑन माय फेस कि देखो पाकिस्तान जीत गया और तुम कितनी डिसअपॉइंट हो रही थी कि नहीं। पहले दिन ही कह रही थी जी मुझे कोई उम्मीदें नहीं, हां तो मुझे नहीं होती ना, उन्होंने खुद भी बोला यू नेवर नो विद पाकिस्तानी टीम कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे, बट आई एम ग्लैड और मैं अपनी गलती कन्फेस करूंगी कि पाकिस्तान जीत गया, तो इंशाल्लाह जीत भी जाएगा। ब्रेक पे जाना, लेकिन ब्रेक के बाद बड़ा जबरदस्त टॉपिक है जी जिस पर हम बात करने वाले हैं, वालिदैन के हकूक, तरबियत, औलाद के मसाइल और पेरेंट्स कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, मुआशरे का बिगाड़ क्यों बढ़ता जा रहा है, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने आपको टॉपिक बताया कि हम बात करेंगे वालिदैन के हकूक और तरबियत औलाद पर। इसमें सबसे ज़्यादा कमी जो हमें लगती है कि नहीं पता पेरेंट्स को उनके फ़र्ज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, नहीं पता औलाद को कि उनके फ़राइज़ क्या हैं, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन या अवेयरनेस है। और मेरे ख्याल से अवेयरनेस तभी आती है जब बार बार आप इस चीज़ के ऊपर बात, बिल्कुल बार बार इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और आज इसलिए हम इस पर बात करने जा रहे हैं। और अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे दिलखराश वाक़यात पेश आते हैं जिसमें या तो ज़्यादातर यही होता है कि औलाद मिसट्रीट कर रहे होते हैं अपने वालिदैन को, उनके जो हुकूक उनको मिलने चाहिए, वालिदैन के हुकूक जिस तरीके से उनको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे होते। यकीनन हम दावा तो बहुत करते हैं कि जी हम, और फ़ख्र भी महसूस करते हैं कि हम मुसलमान हैं, मगर बीइंग अ मुस्लिम क्या हमें ये ज़ेब देता है कि हम अपने वालिदैन को इस तरीके से ट्रीट करें? ऊंची आवाज में बात करना बहुत कॉमन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। वालिदैन का बच्चों के साथ नहीं, बच्चों का वालिदैन के साथ। बिल्कुल। एंड यू बी मॉडर्न व्हेन यू डू दैट। आप समझते हैं कि जी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आप कर सकते हैं, ऑल्दो इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता, और इस्लाम is the only religion जिसमें लॉजिक्स के ऊपर बात की जाती है, एंड एवरीथिंग हैज अ रीजन। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, और इस तरह के टॉपिक्स में जहां पर आप मॉडर्न लाइफ, दीन और दुनिया को साथ लेकर कैसे चल सकते हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या अवेयरनेस है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं और आपको अप टू डेट रखते हैं कि आप अपने मजहब को और अपनी दुनिया को साथ लेकर कैसे चलें। तो ऐसे ही एक इस्लामिक स्कॉलर हैं जो इस तरह का एक प्रोग्राम होस्ट करते हैं, और अब 24 के साथ वो जुड़ चुके हैं, और बहुत जल्द उनका शो 24 न्यूज़ पर नूरे सहर के नाम से शुरू भी होगा। हमारे साथ मौजूद है नज़ीर अहमद गाजी साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बिग फैन ऑफ योर शोज, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिस तरह तहम्मुल से, सब्र से, अपनी दानिस्तगी से आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, बड़ा आसान हो जाता है कि हम दीन को जो इतना तंग समझते हैं या समझते हैं हमारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गया दीन, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। आप समझाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान है। बहुत आसान, बिल्कुल। वैसे भी हदीस पाक है ना, दीन युस्र, दीन आसानी का नाम, दीन आसान। बिल्कुल, उसको आसानी से समझाना एक अलग फरीज़ा है। सर, सबसे पहले तो हम यकीनन यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आज हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं, वालिदैन के हुकूक के हवाले से, कुरान मजीद में प्लीज बताइएगा। वालिदैन का बुनियादी तौर पे दीन इस्लाम ने अल्लाह ताला की इबादत के बाद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और ख़त्म नबूवत के बाद सबसे अहम जिस बात पे ज़ोर दिया है वो वालिदैन का एहतराम है। कुरान हकीम की दर्जनों आयात हैं जिनमें यह हुक्म दिया गया कि तुम वालिदैन का एहतराम करो, व बिल वालिदैन एहसाना, एहसान वालिदैन के साथ एहसान का सलूक करो। एहसान उसको कहते हैं जो हाईएस्ट एहतराम का जज्बा है, उसको एहसान कहती।
और एहसान में ये है कि अगर कोई बात तुमसे वो कर रहे हैं तुम्हारे वालिदैन, तो तुम ये नहीं है कि उनके सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात करो या तुम कोई गुस्ताखाना लहजा इस्तेमाल करो, नहीं, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन भी ऐसे नहीं होने चाहिए। यानी हुक्म ये है कि तुम यूं भी नहीं कर सकते कि वालिद कोई बात कर रहा है, वालदा करी तो कहो ये हूँ भी नहीं आप कह सकते। यानी आपके जेस्चर जो हैं वो भी इसलिए कि अल्लाह ताला तो नीचतों को जानता है ना। और इंसान की जन्नत और जहन्नुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी की जन्नत और जहन्नुम उसके वालिदैन है। वालिदैन की वजह से चाहे तो वो जन्नत में चला जाए, चाहे तो जहन्नुम में चला जाए। वालिदैन के गुस्ताख के बारे में ये हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली हमने अपने बच्चों को वो तरबियत और तालीम नहीं दी। मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ लेक्चर देने के लिए, कल भी मेरा एक जगह लेक्चर था और मुझे बहुत दुख हुआ कि एक माँ बहुत पढ़ी लिखी, उसने कहा जी कि मुझे कोई वजीफ़ा बताएं कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ाया और सारी ज़िंदगी मैंने अपने 2 बेटे और 1 बेटी, उसने कहा कभी ना नहीं की, दुनिया की कोई नेमत उन्होंने मांगी है तो हमने इसके बाप ने और माँ ने खाते पीता कराना है, उन्होंने कहा किया। लेकिन अब हम कोई बात करते हैं तो वो आगे से शाउट करता है और वो अकड़ के बोलता है और वो कहता है यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन माई प्रॉब्लम माई मैटर्स। अब ये जो सूरत हाल है उसकी वजह क्या है? अगर उन बच्चों को ये बता दिया जाए, मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक $1 बिलियन का नुस्खा है, जिसको चाहिए वो हाथ खड़ा करे, तो वो सारे हाथ खड़ा कर देते हैं। मैंने भी कर दिया सर। तो मैं कहता हूँ इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल है और जो उन्होंने ज़ाहिर है अहादीस से और कुरान हकीम की आयात से डिराइव किया है, वो क्या है कि जो शख्स अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करता है उसको कभी इज़्ज़त की कमी नहीं आती और जो माँ बाप की खिदमत करता है उसको कभी रिज़्क़ की कमी नहीं आती। अब ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें यकीन उस पर करना चाहिए, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो क़यामत तक हक है, सच है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता और वो होकर रहेगा। देखे ना मदीना मुनव्वरा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शहर शिफा है। ये पहले जो था मदीना मुनव्वरा यसरिब था, बीमारियों की जगह थी। जब रसूलुल्लाह से वहाँ तशरीफ ले गए आपने कहा अब ये आज से मदीना हो गया है। अब वो शहर शिफा, अब आप देखें WHO की रिपोर्ट जो आई है पिछले हफ्ते कि सेफेस्ट सिटी इन दी वर्ल्ड वो है, तो उनका जी सर्टिफिकेट जारी कर दिया। मैंने कहा सर्टिफिकेट तो 14.5 सदियां पहले जारी किया, हमारा तो ईमान और यकीन है। अब जो शख्स अपने माँ बाप की खिदमत करता है उसको कभी रिज़्क़ की कमी नहीं आ सकती। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो जाए, उम्र उसकी तवील हो जाए और उसका रिस्क में बरकत हो जाए, उसको रिस्क मिले, तो अमीर होने का सबसे आला नुस्खा यह है कि आप सुबह घर से निकलते हुए अपने माँ बाप के कदम चूमें, शाम को आते हुए फिर कदम चूमें। अगर आप नाकाम हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला 24 के नूरे सार में मैं बैठा हुआ, मेरा गिरबान पकड़ने। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त जी। और वालिदैन की तो जो दर्जात अल्लाह ताला ने बयान कर दिए हैं उससे बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पर जैसे हम इम्प्रोवाइज़ करते हैं, मॉडर्न दुनिया की तरफ जाते हैं, तो कुछ पेरेंटिंग स्टाइल गाजी साहब ऐसे हो जाते हैं कि हमने बच्चों के साथ दोस्ती में रहना है, बच्चों को अंडरस्टैंड भी करना है ताकि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड ना चली जाए जब बच्चे बड़े हों। तो इस पर भी मैं आपसे बात करूँगी कि इस पर क्या अहकामात हैं और अल्लाह ताला इस पर क्या फरमाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जितना हमें मज़ा ऑन स्क्रीन बात करने का आ रहा था उससे ज़्यादा मज़ा जो है वो कॉन्वर्सेशन का गाजी साहब से ब्रेक में आ रहा था। तो जस्टिस राइट नज़ीर गाजी अहमद गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वालिदैन के हकूक़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं और गाजी साहब ब्रेक पर जाते जाते मैंने एक लिंक लिया जिस पर मॉडर्न पेरेंटिंग के ऊपर बड़ा लोग फोकस करते हैं अब, और वो कहते हैं कि बच्चों के साथ दोस्ती हो जाएगी तो सिचुएशन ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। यंग जनरेशन ये ख़ास तौर पर इसके ऊपर फोकस करती है। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है और आपकी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए मॉडर्न लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, डेल एक पैमाना है, DEL डेल। डेल वो पैमाना है जो पेन को नापने का है। जिस तरह बुखार नापते हैं ना हम, थर्मामीटर लगाते हैं, इसी तरह दर्द को नापने का भी एक पैमाना है। अच्छा। अगर किसी की 20 बोन्स बॉडी की बड़ी फ्रैक्चर हो जाए तो दर्द होगा 45 डेल। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है उसको दर्द होता है 57 डेल, और आदमी जो है उसको आगे 21 डेल जो है पेन हो जाए तो बंदा मर जाता है, मर्द जो है।
औरत कितनी पेन बर्दाश्त करती है अगर उसको ये समझ आ जाए, बेटे को ये समझा दिया जाए। इसलिए असल हम लैक कहाँ करते हैं, हमने अपने बच्चों को बचपन में वो दीन की तालीम, वो अहकामात अल्लाह रसूल के नहीं बताए होते, जिसकी वजह से उन बेचारों को पता नहीं। देखे ना, मैं जाता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि हज का सवाब किसी ने लेना है, घर बैठे हुए हज का सवाब, वो कहते हैं ये तो बहुत बड़ी बात है, कोई अमल ऐसा हो। मैंने कहा मुस्करा के अपने माँ बाप के चेहरे को देखो, तुम्हें हज का सवाब मिलेगा। और रसूल ने फरमाया 100 मरतबा देखो 100 हज का सवाब। अब जब ये आप बात बताएंगे उनको कि 100 हज का सवाब, कौन नहीं चाहता कि मेरी उम्र बड़ी हो, कौन नहीं चाहता कि मैं अमीर हो जाऊं, तो अमीर होने का ये नुस्खा है। और वालदैन का जो गुस्ताख है उसके बारे में हुक्म यह है 1000 साल की मुसाफत से भी जन्नत की खुशबू आती है, लेकिन माँ बाप का गुस्ताख जो है उसको जन्नत की खुशबू नहीं आएगी। फिर माँ बाप का गुस्ताख जो, 2 सज़ाएं दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसी रखी हैं जो इस दुनिया में भी मिलेंगी, अगली दुनिया में भी। बाकी सारे जो अमाल हैं, आप गुनाह करते हैं, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई और दीगर करता है, बद्दी गुनाह करता है, उसकी सज़ा आखिरत में मिलेगी। यहाँ अगर नहीं दी हमारे कानून ने या वो कानून की गिरफ्त से बच गया, वहाँ सज़ा होगी। 2 सज़ाएँ ऐसी हैं जो यहाँ भी मिलेंगी, अगले जहान भी मिलेगी। कौन सी? एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को यहाँ भी सज़ा मिलेगी, आखिरत में भी रुसवाई मिलेगी। दूसरा, माँ बाप का गुस्ताख, हदीस पाक में आता है उसको यहाँ भी जो है वो उसको उसकी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद। अब जब आप नौजवान नस्ल को ये यकीन और बावर करा देंगे इन तालीमात के ज़रिए कि मेरी कामयाबी का, देखिए दुनिया में हमारी सारी रेस क्या है, हम चाहते हैं कामयाब होना लाइफ में। कामयाब क्या है कि हम बड़े अफसर बन जाएं, हम बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, हम PhD कर लें, हम ज़्यादा तालीम हासिल करें। कोई दुनिया में आदमी दुनियावी तौर पर या दीनी तौर पर या रूहानी तौर पर कामयाबी की मनाजिल तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो अपने माँ बाप का एहतराम ना करे, और माँ बाप का एहतराम करने वाला कभी नाकाम नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूँगा, यकीन आप डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस यकीनन रही हैं इन तमाम तर चीज़ों को लेकर जो कि आप बयान भी करते हैं, आखिर मसला आता कहाँ पर है? अगर बच्चे माँ बाप की नाफरमानी शुरू करते हैं या इस तरीके का रवैया अपनाते हैं तो मसला आता कहाँ पर है? क्यों ये चीज़ें शुरू होती हैं? क्योंकि आपने उनकी जो बेसिक तरबियत है वो नहीं की। ओके, देखिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को 3 चीज़ों की तरबियत दें, मेरी मोहब्बत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत और कुरान हकीम की जो तालीम है, ये 3 चीज़ें दें। अब जब वो कुरान में बार बार आयात पढ़ेगा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि उनके सामने तो उफ नहीं कहना, उफ। और सैयद अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते थे अगर उफ से भी कोई और लफ्ज़ होता नाजुक तो अल्लाह ताला उसको भी हराम कराते कि वो भी नहीं करना तुमने। इसलिए कहा ना कि वालिदैन के सामने आपने कोई नाराज़गी का इजहार नहीं करना। ये तो नाराज़गी तो एक तरफ रही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सैयद आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि एक आदमी आया चलता हुआ, नौजवान चलता हुआ आ रहा है, पीछे एक उससे बुजुर्ग चलता हुआ आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन है जो तुम्हारे साथ चलता हुआ आ रहा है? उसने कहा ये मेरा वालिद है। तो आपने फरमाया तुम इसके आगे कैसे चल रहे हो? बाप के आगे भी तुमने नहीं चलना और जब बाप बैठने लगे तो उससे पहले तुमने बैठना भी नहीं। अब ये ज़ाती मिसालें आदमी कोई इसलिए बाज़ औक़ात देना पड़ती है। आज रात उसामा गाजी आपको पता ही है मेरा जी, वो रात को 1 बजे आया अपने स्टूडियो से, लेट आया। इत्तेफाक से मैं बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा था, लिख रहा था, तो उसने मेरे कमरे में झांका, देखा कि जाग रहे, वो अंदर आ गया। आते ही उसने, मैंने अपने पाँव पे वो लगवाई हुई थी शागिर्द से ये वैसलीन वगैरह, रात को मैं लगवाता, उसे आके मेरे पाँव चूमने शुरू कर दिए। नहीं, मैंने कहा भाई वैसलीन लगी हुई है, को खुदा का खाओ, जाने दो फला। उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं होता, अपनी जन्नत से क्योर कर रहा हूं। ये तरबियत जो है ये उसने किससे सीखी? अपने वालिदैन से। और ये हो नहीं सकता कि आप अपने वालिदैन का एहतराम करें और आपकी औलाद आपका एहतराम करें। आपने अपने वालिदैन किसे एहतराम किया, इसलिए आपके बच्चे आपका एहतराम करते हैं। इस बात को समझना, एक बुजुर्ग जो थे उन्होंने देखा कि एक आदमी की पिटाई हो रही है, उन्होंने कहा रोको रोको इस आदमी को रोको। तो उसने कहा नहीं मुझे मारने दें। उसका बेटा मार रहा था उसको, ये हमारी तसव्वुफ की किताबों में लिखा हुआ। वो मार रहा था तो उन्होंने कहा वजह क्या है? उसने कहा नहीं इसको मारे। उसने कहा मैंने भी अपने बाप की इसी जगह पिटाई की थी। अब मुझे समझ आया। मैं अक्सर कहता हूँ कि पूरी हमारी 14 सदियाँ 14.5 सदियों की तारीख में मुझे कोई सहाबी कोई वली बता दे जो ऐसा हो जिसने अपने वालिदैन का एहतराम ना किया और वो बड़े बुलंद रूहानी मदारिज पे चला गया हो। हर वली वही है, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, आप वैसे करनी, बाई बुस्तामी,
चलते आए सारे, जितने मुजद्दद अल-अफ़सानी पे आ जाएं, जितने हमारे बुजुर्ग थे, हर कोई वही है जिसने अपने माँ बाप का एहतराम किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गाजी साहब। और इसमें तो ऐसी मिसालें भी हैं कि शुरू के जो सहाबाए कराम थे उनके वालिदैन तो मुसलमान हुए भी नहीं थे, तब भी ये कहा था, तब भी एहतराम के बारे में कहा था कि अगर वो मुसलमान नहीं भी हैं, एतराज भी है, वॉक आउट ऑफ दैट सिचुएशन, लेकिन उफ नहीं कहना, बदतमीजी नहीं करनी। और आजकल तो हम बहस या आर्ग्यूमेंट करने को अपना हक समझते हैं। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे और उस औलाद के लिए आप क्या कहेंगे कि कैसे वो बैलेंस रखें? आपसी ताल्लुक, रिलेशनशिप फ्रैंकनेस का हो सकता है, लेकिन जो गुस्ताखी की डेफिनेशन है उसको क्रॉस नहीं करना। वालिदैन का दिल दुखा तो दैट मीन्स कि आप गुस्ताख हैं। देखिए, बाप की नाराजगी में कोई शख्स गुनहगार से गुनहगार कोशिश होती है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। जी बिल्कुल, हर आदमी, और मजहब भी कोई हो, हर आदमी जो समझता है कि अल्लाह है, चाहे वो उसको गॉड कह के पुकारता हो, वो उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा क्रिएटर जो है मुझसे राजी हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिद की खुशी में अल्लाह की खुशी है, वालिद की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। अब जब ये आपको पता चलेगा कि अल्लाह को राज़ी करने का तरीका क्या है, आप देखिए जन्नत का जो बेस्ट दरवाज़ा है 8 दरवाज़ों में से, उसमें से वो लोग दाखिल होंगे जो अपने माँ बाप का एहतराम करते होंगे। बिल्कुल सही। तो जन्नत में जाने का सारा जो रास्ता है स्पेशल एक, वो वालिदैन के एहतराम के लिए। अब वालिदैन को क्या चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद के साथ मोहब्बत फातह आलम, मोहब्बत से आप उनको कर सकते हैं। कोई अगर आप सख्ती करेंगे उनसे, कुछ आप भी बस गाली देना शुरू कर दें औलाद को, उससे मामलात, और मोहब्बत की वो तलवार है जिससे कोई बच नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। तो मोहब्बत के साथ अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें। जब उनको यकीन हो जाएगा और उनको बताएं कि ये अल्लाह ने फरमाया है, ये किसी बंदे की बात नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हादी आज़म है कायनात के, उनके ये इरशादात हैं कि भाई कामयाबी की जो कुंजी है वो माँ बाप की खिदमत। बिल्कुल जी, तो हम तुम्हें कामयाब देखना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत बात है और दिल कर रहा है कि बस अब सारा दिन आपको सुनते रहे, लेकिन यकीनन वक्त की कुछ कमी है। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन आपका भी दिल कर रहा होगा कि इन्हें सुनते रहे, लेकिन उसके लिए आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत जल्द 24 न्यूज पर 7 से 8 सुबह नूरे सहर के नाम से प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। और ये टॉपिक ही क्या, दुनिया भर के टॉपिक्स जिस पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और सफाए अमल के मजहबी स्कॉलर्स जो हैं वो इनके साथ मौजूद होंगे, हर रेफरेंस के ऊपर बात होगी और तमाम चीजों को डिस्कस किया जाएगा। सो देखना है आपने नूरे सहर 7 से 8। लेकिन फिलहाल मुझे और अली को आपने इजाजत देनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। गुड मॉर्निंग। 24 News।